Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भाई भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है। टॉपिक तो है ही नहीं, ये तो पूरा चैप्टर का दोबारा से हम रिवीजन करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट, पार्ट टू, मतलब 2 पार्ट्स में हमें मिलेगा, ठीक है। ये पार्ट 1 हम पढ़ेंगे और पार्ट 2 में पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर लंबा है, अच्छे से समझना है, इंपॉर्टेंट भी है, तो अलग अलग पार्ट्स में, मतलब 2 पार्ट में डिवाइडेड है। स्टार्ट करें, चल। स्टार्ट करने से पहले आप क्या करो, सबसे पहले लाइक का बटन दबा दो और शेयर कर दो। लाइक कर दो और शेयर कर दो, फिर हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। कर दिया लाइक, कर दिया शेयर, करें स्टार्ट। चलो भाई, व्हाट डज इट मीन टू बी सोशली मार्जिनलाइज? हम सोशली, जो हम बोले ना सामाजिक तौर पे, जो कह रहे हैं कि मार्जिनलाइजेशन, इससे आप क्या समझते हैं? इसका हिंदी में वर्ड होता है हाशियाकरण। अब हिंदी से हमें क्या लेना देना, एकदम से हमें समझ में नहीं आएगा। हम अगर मार्जिनलाइजेशन का टर्म मतलब समझे तो ये जो हम पूरा पढ़ेंगे ना, इससे और अच्छे से समझ में आएगा। मार्जिन हम बोलते हैं ना कि कोई मार्जिन सेट कर देना, जैसे कि भाई ये मार्जिन है, कॉपी है, कॉपी की मार्जिन हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे डेट वगैरह लिखते हैं और यहाँ पे भी एम्प्टी रहता है, यहाँ पे हम लिखने का काम करते हैं। तो ये जो मार्जिन है, हम क्या कर रहे हैं, मार्जिन हमने सेट कर दी। तो मार्जिनलाइजेशन क्या होता है वो अभी देखते हैं। टू बी मार्जिनलाइज इज टू बी फोर्स टू ऑक्यूपाई द साइड्स और फ्रिंजेस एंड डज नॉट बी एट द सेंटर ऑफ थिंग्स। मतलब ऐसा है कि ऐसी चीज़ें जब हम किसी को बिल्कुल ऐसा कर दें, साइड कर दें, है ना। अब हम जैसे कॉपी की बात करें कि कॉपी का मेन डेटा, जब हम कॉपी कंप्लीट करते हैं और कॉपी रजिस्टर में लिखते हैं, तो हम जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे लिखते हैं ना। ये हमारी पूरी बुक है, कॉपी है, हम मेन चीज़ यहाँ पे लिखते हैं, और ये जो साइड की चीज़ है यहाँ पे बस क्वेश्चन नंबर या ऐसा डालेंगे या डेट या ऐसे ही खाली रहता है, ऐसे ही खाली रहता है। मेन चीज़ें हम यहाँ लिखते हैं। आया समझ में? तो यही वो कह रहे हैं कि टू बी मार्जिनलाइज इज टू बी फोर्स्ड टू ऑक्यूपाई द साइड्स। हम बिल्कुल साइड हो जाना, किनारे पे कर देना, हमें ऐसा कर देना कि हम किनारे पे हो गए हैं। एंड दस नॉट बी एट द सेंटर ऑफ द थिंग्स। हम चीज़ों के जो बीच में, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बीच में, हम बीच में ही नहीं, हम कैसे हो गए, साइड हो गए, असाइड कर दिया गया है हमें। दिस इज समथिंग दैट सम ऑफ यू हैव प्रोबेबली एक्सपीरियंस्ड इन द क्लासरूम और प्ले ग्राउंड। ये क्या चीज़ है? ये चीज़ें आपने क्लासरूम में और प्लेग्राउंड में, सब जगह, या और भी जगह, हम इससे स्कूल की बात क्यों करें, सोसाइटी में, कॉलोनीज़ में, ऐसी बहुत सी जगह हैं, ऑफिस भी हो गया, ये चीज़ें क्या करिए, फेस करिए, ये चीज़ें नोटिस की गई है। क्या चीज़ नोटिस की गई है? साइड कर देना। जैसे होता है ना कि प्लेग्राउंड में अगर हम अच्छा नहीं खेल पा रहे, हम ढंग से नहीं खेल पा रहे, तो हमें साइड कर देंगे। चलो ठीक है, वो तो ठीक है, हम अच्छा नहीं खेल पा रहे, बट कोशिश तो करें हमें समझने की, सिखाएं तो। हम नए हैं, हम नहीं खेल पा रहे, तो हमें क्या, कोई कुछ पूछेगा ही नहीं, देगा ही नहीं। हम तो नए हैं, पहले दिन आए, कैसे खेल पाएंगे? अगर क्लास में क्या होता है, जैसे होता है ना, बच्चों का बहुत रहता है कि अरे सबको, जो बॉयज़ हैं वो कह रहे हैं कि हमें क्रिकेट पसंद है। ज़्यादातर बॉयज़ हैं वो कह रहे हैं अरे मुझे तो क्रिकेट पसंद है, वो बोल रहा है भाई मुझे भी क्रिकेट पसंद है, एक दो बोल रहे हैं कि नहीं मुझे तो फुटबॉल पसंद है। तो आप क्या कर रहे हो, आपने ऐसा साइड कर दिया कि यार इसको फुटबॉल पसंद है, ये तो पसंद ही नहीं करता जो हमें पसंद है ना। अलग ही टाइप का एक ऐसा है, इसको क्रिकेट पसंद नहीं, तो हम उनको एक अलग ही टाइप से सोचते हैं, तो उनको हम मिलाते ही नहीं अपने में, अलग कर देते हैं। क्लियर हुआ? तो ये मार्जिनलाइजेशन क्लासरूम हो या प्लेग्राउंड हो, देखने को मिलता है। कई बार आप ऐसे प्लेग्राउंड में देखते होंगे, जैसे कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, इवन आप गलीज में भी देखते हो, तो क्या करेंगे, कुछ बच्चे खेलेंगे और एक हाथ को बिल्कुल ऐसे साइड में रखेंगे, उसको वो इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देते कि वो कुछ है ही नहीं, साइड करके रखते हैं उसको, सेंटर मतलब बीच में जो इंपॉर्टेंट प्लेयर मानते ही नहीं, इस तरीके से। क्लियर हुआ? If you are not like most people in your class, that is, if your taste in music or film is different. अब ये बात आ जाती है कि कैसी, अगर आप अलग हो, if you are not like most people, जो आपकी क्लास में लोग हैं आप उनकी तरह नहीं हो, if you are not like most people, that is, if your taste in music or film is different. अगर आपका टेस्ट म्यूज़िक और फिल्म में कैसा है, डिफरेंट है ना। आपका टेस्ट, जैसे आपकी क्लास में है, कोई बोल रहा है कि अरे हमें तो इंग्लिश म्यूज़िक पसंद है, सब बोल रहे हैं इंग्लिश म्यूज़िक पसंद है, उसमें से एक दो बोल रहे हैं कि नहीं मुझे तो हिंदी म्यूज़िक पसंद है, या कोई और ही चाइनीज़, तो आप क्या बोलोगे, ये तो
हमारी तरह पसंद ही नहीं करता, इसको तो हमारी तरह म्यूज़िक ही नहीं पसंद है, आप उसको ना अलग समझने लगोगे। ऐसा होता है, हम बोलते हैं ना कि अरे मुझे तो ये चीज़ पसंद है, मेरा फेवरेट कलर भाई पिंक है, तो कोई लड़की बोल देगी मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है, रेड है, तो आप क्या बोलोगे, इसको तो यार रेड कलर पसंद है, ब्लैक कलर पसंद है, कैसी लड़की, हम उसको अलग कर देंगे, ठीक है। इफ़ योर म्यूज़िक और फिल्म टेस्ट, अगर फिल्में अलग टाइप की पसंद है, इफ़ योर एक्सेंट मार्क यू आउट फ्रॉम द अदर्स, अगर आपका बोलने का तरीका, आपका एक्सेंट है वो भी अलग है। इफ़ यू आर लेस चैटी देन अदर्स, अगर आप जो दूसरों से उनसे कैसे लेस चैटी हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना क्लास में बहुत बातूनी बातें करते हैं और आप बिल्कुल चुप से रहते हैं, आपको ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के कर रहे हैं, नेचर ही, किसी किसी का नेचर होता है बोलना, बिल्कुल अकेले ही बैठे एक दो लोग नए भी मिल जाए तो उनसे बातें करने लगेंगे, और कुछ लोग हैं भले पुराने लोग भी रहेंगे उनके बीच में भी कम बोलेंगे, आपका नेचर ही ऐसा है, तब भी आपको क्या समझा जाएगा, अरे ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, ये तो बात ही नहीं करता, बोरिंग लगता है, तो उस आपको अलग कर देंगे। इफ़ यू डोंट प्ले द सेम स्पोर्ट, अगर आप सेम स्पोर्ट जैसे कोई खेलना चाह रहा है वैसे गेम आप नहीं खेलते, आपको कुछ और ही पसंद है, दैट मैनी ऑफ योर क्लासमेट्स लाइक, जैसे आपके क्लासमेट्स को जो स्पोर्ट पसंद है वो आप नहीं खेल रहे, जैसे कि मैंने बताया अभी। इफ़ यू ड्रेस डिफरेंटली, अगर आप अलग टाइप की ड्रेस पहन रहे हो, जैसे आप कोचिंग ट्यूशन्स वगैरह में जाते हो, कॉलेजेस में जाते हो जहाँ पे कलर ड्रेस अगर हम बोलें ऐसी होती है, तो जैसे हम देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आने जाते हैं, बढ़िया जीन्स है या जो भी चीज़ है बढ़िया नई नई टाइप की, बहुत अच्छी अलग अलग टाइप की, और एक दो ऐसे दिख रहे हैं जो वही कपड़े रिपीट कर रहे हैं या पुराने टाइप के कपड़े पहन रहे हैं। अब उनकी कंडीशन ऐसी होगी फाइनेंशियल, वो जानबूझ के थोड़ी कर रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी होगी, या किसी किसी को बिल्कुल सिंपल रहना पसंद है, तो आप उनको भी जज करेंगे कैसी है, कैसे रहता है, बिल्कुल ऐसा लगता है इसके पास कपड़े ही नहीं। हाँ हो सकता है नहीं हो, बेचारा उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ना हो कि फालतू इन कपड़ों में खर्चा करे। तो ये सब चीज़ें क्या है, क्या बता रही हैं, सब चीज़ें बता रही हैं मार्जिनलाइजेशन। तो द चांसेस आर दैट यू विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी इन बाय योर पीयर्स। चांसेस क्या है, आपको कैसा कंसिडर करा जाएगा कि आप अपने पीयर्स में इन नहीं है, साथ में नहीं है, मतलब आपको इन नहीं किया जाएगा, आपको एक्सक्लूड करके रखा जाएगा, बाहर करके आपको रखा जाएगा। क्लियर हुआ, आया समझ में क्या कह रहे हैं हमसे। टॉपिक क्या है हमारा कि व्हाट डज इट मीन टू बी सोशली मार्जिनलाइज। सोशली मार्जिनलाइज होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जब आपको बिल्कुल ऐसे किनारे पे कर दिया जाता है और सेंटर में आप रहते ही नहीं, बिल्कुल आपको साइड कर दिया, तो वो होता है मार्जिनलाइजेशन। जैसे हमने एग्जांपल लिया स्कूल का, प्लेग्राउंड का, या बहुत सारे एग्जांपल कि आपका अपने फ्रेंड से म्यूजिक टेस्ट अलग है, आपका फेवरेट स्पोर्ट अलग है, आपका एक्सेंट अलग है, ठीक है, या आप अलग टाइप का ड्रेस पहन रहे हैं, तो दैट मीन्स आपको ना इन नहीं करने दिया जाएगा, उनके ग्रुप में आपको इन नहीं करेंगे, एक्सक्लूड करके रखेंगे, साइड कर देंगे। तो ये क्या होता है, मार्जिनलाइजेशन। इतना समझ में आया, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े भाई, चलो। So often you end up feeling that you are not with it, as if what you say, feel and think and how you act are not quite right or acceptable to others। मतलब अब हमने देखा ना कि आपको बिल्कुल साइड में कर दिया, अलग थलग कर दिया कि आप अलग ही हैं, चाहे आपकी पसंद अलग हो, आपकी फेवरेट मूवी अलग हो गई, कुछ भी आपका अगर स्पोर्ट्स फेवरेट स्पोर्ट्स सब अलग है तो आपको अलग ही समझा जाएगा, जो कि ऐसा होता है। अब कह रहे कि अक्सर ये चीज़ होती है, सो ऑफन यू एंड अप फीलिंग दैट यू आर नॉट विद इट, तो आपकी एट लास्ट आप क्या सोच के एंड वो हो जाते हो, एंड अप हो जाते हो कि भाई आप क्या हो, आप इसके साथ आप नहीं हो, मतलब आप ये नहीं कर पा रहे। As if what you say, feel and think and how you act are not quite right or acceptable to others। मतलब क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं अब अकेला हूँ, मतलब बुरा ही लगता है ना हमें, जब हमें यही दिखेगा कि कोई हमसे बात नहीं कर रहा, हमें अलग ही समझ रहा है, ज़रा सा हमने बोला कि हमारी फेवरेट चीज़ अलग है, या हम कुछ नहीं कर पा रहे तो हमें बिल्कुल अलग समझ रहे हैं, या हमारे एक्सेंट के कारण हमें अलग कर दिया जा रहा है, हमारे रिलीजन के लैंग्वेज के कारण अलग कर दिया जा रहा है, तो हमें कैसा लगेगा, ऐसे ही लगेगा ना कि बिल्कुल अलग सा। एज इफ वॉट यू से, जैसे कि आप क्या कह रहे हैं या क्या आप सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं बेसिकली, एंड हाउ यू एक्ट आर नॉट क्वाइट राइट और एक्सेप्टेबल टू अदर्स। किस तरीके से आप एक्ट करते हैं वो क्या है, कभी कभी वो दूसरों को, जैसे आपको ये लगे ना कि जो भी आप कह रहे हो, जो भी आप फील कर रहे हो, वो दूसरों को एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ऐसा लगने लग जाता है। सो ऑफन यू एंड अप फीलिंग दैट यू आर नॉट विद इट, ये सेम ही लाइन है। एज इन द क्लासरूम, इन द सोशल एनवायरमेंट, टू ग्रुप्स ऑफ पीपल और कम्युनिटीज में हैव द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एक्सक्लूडेड। हम सिर्फ क्लासरूम का ही क्यों एग्जाम्पल लें कि भाई हमारी फीलिंग्स नहीं सुनी जाती है, हमें नहीं समझा जाता, बेसिकली हमें अलग कर दिया जाता है, तो ये चीज़ें सोसाइटी में भी होती है, मतलब सोशल इन्वायरमेंट भी होती है। सोशल इन्वायरमेंट मतलब जो कल्चरल रिलीजियस लेवल की इन चीज़ों को देखो तो इन चीज़ों में भी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे कारण। तो इन द सोशल इन्वायरमेंट टू ग्रुप्स ऑफ पीपल
और कम्युनिटीज़ मे हैव द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एक्सक्लूडेड। जो कम्युनिटी, जो ग्रुप्स हैं, उन लोगों को भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलती है जिनमें उनको कैसा एक्सक्लूड कर दिया जाता है। कैसा कर दिया जाता है वो भी ये देखते हैं, उनको भी एक्सपीरियंस मिलता है कि अगर सोसाइटी में, जैसे हम देखते हैं कॉलोनीज़ में कि भाई कुछ आंटीज़ हैं मिलजुल कर काम करती, मिलजुल कर जाती, मंदिर वगैरह जाएगी, पार्टीज़ में जाएंगी और एक आध दो को पूछते ही नहीं है, तो उनको कैसा लगेगा कि भाई हम भी हैं। वैसे बात वो कर लेंगे बट कभी उनके घर पे कुछ फंक्शन होगा तो बुलाएंगे नहीं, तो हमें कैसा लगेगा कि हाँ मैं तो एक्सक्लूड कर दिया गया, जैसे हमें साइड कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसे रिलीजन के बेसिस पे कि अगर आप एक ही रिलीजन के लोग साथ में हो और एक जो दूसरा अलग रिलीजन का है तो उसको कैसा कर दिया, अलग कर दिया कि भाई आप तो हमारे उसके हो नहीं, तो उसको अलग ही ट्रीट करा। ठीक है, तो कैसा रहता है, बीइंग एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। Their marginalization can be because they speak a different language, follow different customs, or belong to a different religious group from the majority community. उनका ये जो मार्जिनलाइजेशन है कैन बी बिकॉज इसलिए हो सकता है बिकॉज दे कैन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। अगर सोशल की बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो क्यों हो रहा है मार्जिनलाइजेशन? वो हो सकता है अलग अलग लैंग्वेज बोले, बिकॉज दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, भाई अलग चीज़ों को फॉलो करें, डिफरेंट कस्टम्स को फॉलो करें, और बिलोंग टू अ डिफरेंट रिलीजन, या अगर उनके कस्टम्स अलग है, उनके प्रैक्टिसेस अलग है, उनका धर्म अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, तो उस बेसिस पे आपने क्या कर दिया, उन्हें अलग कर दिया। ऐसा मान लिया कि वो भाई अलग ही हैं। रिलीजियस ग्रुप फ्रॉम द मेजोरिटी कम्युनिटी। अब जो मेजोरिटी कम्युनिटी वो आपको कैसा ट्रीट करेगी, वो तो आपको कम ही ट्रीट करेगी। वो क्या मानेगी आपको कि आप कम हो, आपका लेवल कुछ भी नहीं, मतलब लेवल भी नहीं बोलेंगे, आप हमारे लायक नहीं हो, मतलब हम जैसे हैं हमसे बहुत अलग हो, अलग माना जाता है। तो ऐसा नहीं कि क्लासरूम में ये चीज़ देखने को मिलती है, स्कूल्स में ही हम ये देखते हैं, ये चीज़ें सोसाइटी में भी होती है, सोशल ग्रुप्स में भी होती है, चाहे आपके लैंग्वेज के बेसिस में हो, रिलीजन के बेसिस पे हो, कल्चर के बेसिस पे हो। आपने बहुत अच्छे से चीज़ें, भैया आपके साथ हुई ना हुई हो, बट ये चीज़ें कहीं देखी सुनी ज़रूर होगी कि इस बेसिस पे क्या होता है, डिफरेंस क्रिएट होता है। आया समझ में? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? क्या कह रहे हैं हम कि भाई जो मार्जिनलाइजेशन है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल में, बहुत से स्फेयर्स में होता है, अलग अलग लेवल पे ये चीज़ें सबके साथ होती है, अलग अलग लोगों के साथ हो सकती है। ऐसा नहीं कि बच्चों के साथ ही होगी, बड़ों के साथ ही होगी, औरतों के साथ होगी, आदमियों के साथ होगी, किसी की भी साथ कभी भी ये चीज़ें हो सकती हैं। क्लियर हुआ? आया समझ में? चल, they may also feel marginalized because they are poor, considered to be of low social status, and viewed as being less human than others. Sometimes marginalized groups are viewed with hostility and fear. अब they may also be feel marginalized because they are poor. कई बार उन्हें marginalized कैसे फील होगा, क्यों फील होता है? जब उन्हें लगता है हम कैसे हैं, पुअर हैं, है ना। कई बार उन्हें मार्जिनलाइज क्यों करा जाता है, बिकॉज दे आर पुअर, मतलब उनको जब बेसिकली ये कहेंगे ना कि वो देख रहे हैं कि आप पुअर हैं, मतलब आप हमारे स्टेटस की नहीं है, तो इसलिए भी आपको अलग थलग कर देंगे। मतलब 3-4 फ्रेंड्स का ग्रुप है, चाहे वो ऑफिस का हो, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो, अगर हम जैसे 5-6 फ्रेंड्स हैं, उसमें से 5 लोग हैं जो अच्छे, जिनके पास पैसा है, थोड़ा ठीक ठाक बढ़िया है उनके पास, या कोई रिच है जिसमें पैसा है एटलीस्ट। अब एक है जो अलग ही है, बिल्कुल सिंपल सा रहता है, एक ही टाइप की शर्ट पहन कर आता है, फटा हुआ सा बैग है, पुराना उसके पास फ़ोन है, तो आप क्या करोगे, इस बेसिस पे जज करोगे वो पुअर है, तो आप उसको अपनी चीज़ों में इंक्लूड नहीं करोगे। जैसे आपको कोई ट्रिप प्लान करना है तो आप बोलोगे नहीं नहीं उसको मत बुलाना यार, नहीं तो हमें ही ना खर्चा देना पड़े, वो तो अफोर्ड कर पाएगा नहीं। उसको कुछ भी बताना, कुछ अच्छा करोगे तो उसको एक्सक्लूड कर दोगे, बस नाम का कहने को आपने फ्रेंड बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए भी भाई आपको मार्जिनलाइज किया जाता है क्योंकि आप पुअर हैं। कंसिडर टू बी ऑफ लो सोशल स्टेटस, कैसा कंसिडर किया जाता है आपको, लो सोशल स्टेटस का। एंड व्यूड एज बीइंग लेस ह्यूमन देन अदर्स, ऐसा माना जाता है जैसे आप मतलब अलग ही समझा जाता है, मतलब कि आप इंसान नहीं हो, आपकी इंसानियत ना देख के, आपके लुक्स के, आपके भाई स्टेटस के बेसिस पे आपको मार्जिनलाइज किया जाता है। तो दे में ऑल्सो फील मार्जिनलाइज बिकॉज दे आर पुअर, कंसिडर्ड टू बी ऑफ लो स्टेटस, उनको लो सोशल स्टेटस का माना जाएगा कि भाई आप क्या, आपका स्टेटस क्या है, लो है। ठीक है, एंड व्यूड एज बीइंग लेस ह्यूमन देन अदर्स, उनको इतना वो नहीं समझा जाएगा जैसे अदर्स है, जो अदर लोग हैं उनके जितना उनको नहीं समझा जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि उनका लो स्टेटस है, पुअर है भाई वो। Sometimes marginalized groups are viewed with hostility and fear. कई बार जो marginalized group है उनको कैसे भाई कैसे देखा जाता है, viewed with hostility and fear, भाई जो डर के जैसे। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? This sense of difference and exclusion leads to communities not having access to resources and opportunities and in their inability to assert their rights. अब इसी कारण क्या होता है, ये जो सेंस है, क्या जो डिफरेंस क्रिएट होता है, this sense of difference and exclusion leads to communities not having access to resources. अब जब किसी के साथ डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, किसी के साथ भेदभाव कर रहे हो, तो वो जो कम्युनिटी है क्या नहीं कर पा रही है,
वो कम्युनिटी को क्या कर रहे हो, उसको आप एक्सक्लूड कर दे रहे हो, बाहर कर दे रहे हो। तो एन एक्सक्लूजन लीड्स टू कम्युनिटीज़ नॉट हैविंग एक्सेस टू रिसोर्सेज। मतलब क्या, उनको देखो, अगर वो गरीब हैं या अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं या अलग रिलीजन के हैं, तो क्या उनको वो जो चीज़ें आपको मिल रही है, जो मेजॉरिटी लोगों को मिल रही है, वो उनको नहीं मिलेगी? उनको नहीं मिलनी चाहिए क्या? बिल्कुल मिलनी चाहिए। बट यहाँ पे बात क्या आ जाती है, उनको वो रिसोर्सेज वो एक्सेस नहीं कर पाते, है ना, उन पे रोकथाम लग जाती, बेसिकली उनको करने ही नहीं दिया जाता। एंड अपॉर्चुनिटीज़, उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, जज करते हैं उस बेसिस पे, ठीक है। एंड इन देयर इनएबिलिटी टू असर्ट देयर राइट्स, और उनकी खुद की भी क्या है, इतनी वो नहीं रहती उनको नॉलेज कई बार कि भाई हम क्या है अपने राइट्स को क्या कर सकें। हमारा फंडामेंटल राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, तो हम उस अधिकार, उस राइट के लिए लड़ सकें, बोल सकें, बेसिकली। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो क्या बोल रहे हैं, जो डिफरेंस से क्रिएट किया जाता है, तो वो समझते हैं इस चीज़ को, उनको खुद लगता है, इस चीज़ से वो खुद भी डरते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा होता है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, यानी हम भाई ये नहीं कर पाएंगे, उनको खुद एक इनसिक्योरिटी फील होने लग जाती है, बेसिकली, ठीक है। लेकिन कम्युनिटी, जो समाज है, उनके साथ क्या करता है, भेदभाव करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि भाई आप अलग दिख रहे हो, या आपकी लैंग्वेज अलग है, आप अलग ही कल्चरल बैकग्राउंड से हो। क्लियर? आया समझ में? जिसके कारण जो रिसोर्सेज सब एक्सेस कर पा रहे, जिसमें सबका हक है, तो वो लोग बेचारे पीछे रह जाते, लैग कर जाते। क्लियर हुआ? दे एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ डिसएडवांटेज एंड पावरलेसनेस। वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, उनको ऐसा लगता है भाई ऐसा चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं जैसे उनके पास क्या है, मतलब उनको पावरलेस फील होता है ना, जब उनको पता है हम कुछ मिल ही नहीं पा रहा, तो उनको कैसा फील होगा, हेल्पलेस, पावरलेस, कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, कोई हमें सुनने समझने के लिए है ही नहीं। vis-a-vis more powerful and dominant sections of society who own land, are wealthy, better educated and political powerful। अब इनको कैसा लगेगा भाई, हम पावरलेसनेस लगेगा ही, क्योंकि जो दूसरे हैं, जो कैसे हैं, जो दूसरे हैं, जो डोमिनेंट हैं, जो क्या कर रहे हैं, जो डोमिनेट हैं, जो पावरफुल हैं, ठीक है, जो कैसे हैं, हु ओन लैंड, जो लैंड ओन करते हैं, और वेल्दी सोसाइटी से एजुकेटेड हैं, पॉलिटिकली पावरफुल हैं। क्लियर हुआ? तो उनके सामने भाई इनको ऐसे तो लगेगा कि हम क्या है, हम पावरलेस हैं, हमारे पास पावर ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, बेसिकली। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े भाई, चलो। Thus marginalization is seldom experienced in one sphere। अब ऐसा कुछ नहीं कि हम मार्जिनलाइजेशन सिर्फ एक ही जगह पे देखने को मिलती है। हम अगर ये सोचेंगे कि मार्जिनलाइजेशन हमें सिर्फ एक ही जगह पे देखने को मिलेगी, तो नहीं, ऐसा नहीं। मार्जिनलाइजेशन हमें इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल फैक्टर्स में भी देखने को मिलती है, जो साथ में काम करते हैं टू मेक सर्टेन ग्रुप्स इन सोसाइटी फील मार्जिनलाइज। मतलब हम सोचेंगे ना कि सिर्फ रिलीजियस वे में ही हमें कोई मार्जिनलाइज करेगा, कि हमारा धर्म अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग है, नहीं। बहुत सी चीज़ें, जैसे इकोनॉमिक हो गई, आपका स्टेटस, सोशल हो गया, कल्चरल हो गया, पॉलिटिकल, ये सारे फैक्टर्स मिलके ही क्या डिसाइड करते हैं, मतलब क्या इम्पैक्ट डालते हैं, कई बार ऐसा मजबूर कर देते हैं कि लोग आपको मार्जिनलाइज करते हैं। किन बेसिस पे? चाहे वो इकोनॉमिक हो, इकोनॉमिक यानी आपका स्टेटस भाई अपर है या हायर है, आप उसका सोशल ग्रुप कैसा है, आप सोसाइटी में कितना आप मार्जिनलाइज हो, या आप सोसाइटी में सेंट्रल में हो, या आप बिल्कुल साइड ही कर दिया गया है, या आपका कल्चर के कारण, पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये सब क्या करते हैं, सोसाइटी को मार्जिनलाइज फील कराते हैं। ये जो ग्रुप्स है सोसाइटी के, क्या कराते हैं, मार्जिनलाइज फील कराते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, हाशिया कर दिया है, हाशियाकरण। क्लियर हुआ? हम अगर ऐसा बोलेंगे कि नहीं, सिर्फ धर्म के बेसिस पे ही जो है लोगों को अलग कर दिया जाता है, कि अलग माना जाता है, नहीं। चाहे आपका स्टेटस अगर अच्छा नहीं है, कई बार आपने देखा होगा ना कि जैसे जो अच्छे पैसों वाले लोग होते हैं, तो उनके सामने कोई मिडिल क्लास या लोअर जो बेचारे की जिसकी इनकम कम है, तो उसको उतना अच्छे से वो अपने ग्रुप में नहीं लेंगे, अलग ही समझेंगे कि अरे ठीक है, बात कर लेंगे बट अवॉइड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करना है, उसको बताना है, उससे कुछ लेना करना, अवॉइड करेंगे। क्लियर हुआ? In this chapter, you will read about two communities that are considered to be socially marginalized in India today। इस चैप्टर में आप क्या करने वाले हो, इस चैप्टर में you will read about two communities। आप दो communities के बारे में पढ़ोगे that are considered to be socially marginalized in India today। दो communities के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं जिनको socially क्या है, marginalized समझा जाता है। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई confusion, दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े भाई, चलो। अब हम पढ़ेंगे क्या, ये देखेंगे स्टोरी बोर्ड। अभी हमने देखा आदिवासी के बारे में, हम देखेंगे, मतलब बेसिकली समझेंगे मार्जिनलाइजेशन क्या होता है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं भाई? हमने क्या देखा कि किसी भी स्पेयर में आया, ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि सिर्फ रिलीजियस वे में, कि अगर आपको धर्म के बेसिस पे या लैंग्वेज के बेसिस पे आपको क्या कर रहे हैं, मार्जिनलाइज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके साथ क्या होता है, जैसे
अदर इकोनॉमिक टर्म पे, आपके स्टेटस को लेके, आपके लुक्स को लेके, आपकी पसंद को लेकर भी मार्जिनलाइजेशन करा जाता है। वही बात है मार्जिनलाइजेशन, मतलब आपको साइड कर देना, बिल्कुल जैसे हम देख रहे हैं ना कॉपी के जो मार्जिन रहती है उन साइड और मेन कंटेंट हम बीच में लिखते हैं एज इट इज। अब हम क्या पढ़ेंगे, स्टोरी बोर्ड पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्या मतलब है, इसको अच्छे समझेंगे, ठीक है। आदिवासी एंड मार्जिनलाइजेशन क्या है भैया, ये है आदिवासी एंड मार्जिनलाइजेशन। An Adivasi family in Delhi, Soma and Helen are watching the Republic Day parade on TV with their grandfather. एक आदिवासी फैमिली है, फैमिली कौन सी है, ये आदिवासी फैमिली है। सोमा और हेलन क्या देख रहे हैं, ये रिपब्लिक डे की परेड देख रहे हैं। सोमा और हेलन रिपब्लिक डे की परेड देख रहे हैं टीवी में अपने ग्रैंडफादर के साथ, अपने दादू के साथ, अपने दादाजी के साथ टीवी में परेड देख रहे हैं। ओ सी an Adivasi float. दादू, why do they always show Adivasi as only dancing? ये कह रहे हैं ओ सी दादू, ये मतलब ये कह रहे हैं ओ सी देखो देखो ये आदिवासी का ग्रुप है, दिख रहे हैं ये आदिवासी हैं, इस टाइप के कपड़े पहने हैं, डांस कर रहे हैं। जब ये खुद भी आदिवासी हैं तो होता है ना, जैसे हमारी कास्ट के जो हमारे जैसे लोग हैं, जो हमारे धर्म में हमारी कास्ट के लोग हैं, तो हम उन्हें कुछ करते हुए देखेंगे तो हमें लगेगा ना कि ये ऐसे ही क्यों दिखाते हैं, और भी तो चीजें होती हैं, मतलब हम बोलेंगे और भी चीजें होती, पर ये हमारा ऐसे ही क्यों दिखा रहे कि हम ऐसे ही दिखते हैं। तो इनने बोला कि वो दादू, व्हाई डू दे ऑलवेज शो आदिवासीज एज ओनली डांसिंग, ये सिर्फ डांस करते हुए क्यों आदिवासी को दिखाते, क्या रीजन है, ठीक है। यस दे डोंट नो एनीथिंग एल्स अबाउट अस, मतलब वो कह रहे हैं कि मतलब इनको हमारे बारे में और कुछ पता ही नहीं है, बस यही पता है कि क्या है हम डांस करते हैं, यही पता है हमारे बारे में, और एक्स्ट्रा इनको कुछ नहीं पता। The lives of Adivasis are very rich. Most people don't know that. वो कह रहे हैं कि जो लाइफ्स है किसकी, आदिवासीज की, वो क्या है बहुत ही अच्छी है। रिच एज इन मतलब ऐसा नहीं कि अमीर, मतलब बहुत सी वैरायटी ऑफ टास्क ये लोग करते हैं, बहुत समृद्ध जिंदगी ये लोग जीते हैं, बहुत बढ़िया जिंदगी ये लोग जीते हैं, लेकिन लोगों को, ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, पता ही नहीं है। तभी बस ये दिखाते कि आदिवासी ऐसे कपड़े पहनते हैं और ऐसे कलरफुल ऐसे कपड़े पहनेंगे और डांस करते हैं, जबकि और भी बहुत सी चीजें आदिवासी इसके बारे में। क्लियर हुआ, आगे बढ़े, चलो। When I was young, our village in Odisha was beautiful. ये कह रहे हैं कि जब मैं यंग था, मैं भाई जवान था, तो हमारा जो विलेज है उड़ीसा का वो कैसा था, ब्यूटीफुल था। Our village in Odisha was beautiful. जो हमारा विलेज था उड़ीसा का बहुत ही अच्छा, बढ़िया, ब्यूटीफुल था। We got everything we needed from the land and the forest around us. हमें सब कुछ मिल जाता था। We got everything we needed from the land and the forest around us. जो भी हमें चाहिए पड़ता था, जो भी जरूरत की चीजें थी, सब हमें फॉरेस्ट से या लैंड से मिल जाता था। आदिवासी यूजुअली जो है फॉरेस्ट में या फॉरेस्ट के आसपास ही रहते हैं, उनके आसपास नदियां रहेंगी, पेड़ पौधे रहेंगे, अच्छा बिल्कुल नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे से अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। और फॉरेस्ट में तो बहुत सारी चीज़ें मिलती है, हंटिंग गैदरिंग कर लो, मतलब हंटिंग, अगर कोई भाई नॉन वेज यूजुअली रहते ही हैं वो लोग, तो मीट वगैरह खा रहे हैं एनिमल को हंट करके, या फॉरेस्ट से जो भी प्रोड्यूस मिल रहा है वो खा रहे हैं, ठीक है। वी इन टर्न रिस्पेक्ट द लैंड, द फॉरेस्ट, द रिवर। वो कह रहे हैं कि वी इन टर्न रिस्पेक्टेड द लैंड, द फॉरेस्ट, द रिवर। इवन ऐसा नहीं है कि हमें इनसे कुछ चीजें मिल रही हैं तो हम बस हम फायदा उठा रहे हैं, इनके रिस्पेक्ट में, मतलब हम भी अपनी तरफ से क्या करते थे, हम भी भाई लैंड और फॉरेस्ट या रिवर की रिस्पेक्ट करते थे, उसको समझते थे, है ना। ऐसा नहीं कि हम बर्बाद कर रहे हैं, अगर हमें लैंड है हमारे पास या फॉरेस्ट है हमारे आसपास तो हम उसको यूज कर रहे हैं, तो दैट डजंट मीन कि हम उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, बर्बाद कर देंगे, हमारी जब मर्जी जितना यूज करेंगे, हम भी उसको ख्याल रख के काम चलाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम उसको बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। अब हमारी गाड़ी होती है जैसे, तो हम ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल ठोकते पीटते चला रहे कि ठुक जाए तो ठुक जाए, गिर जाए तो गिर जाए, हम क्यों इतने ध्यान से उसको स्टैंड पे लगाएंगे, एक साइड लगाएंगे, कहीं कोई ठोक ना दे, कुछ लग ना जाए, भले ही वो हमारे यूज कर सकते, कोई रोक नहीं रहा, टोक नहीं रहा, हमें भी पता है ना कि रिटर्न में भी हम उसका ख्याल रखेंगे तो हमें भी, हमारे लिए भी सही रहेगा और वो भी सही रहेगी, ठीक। जरा सी भी ठुकी, गड़बड़ हुई गाड़ी में, कुछ भी ऐसा इंजन वगैरह कुछ भी ऐसा टूट गया तो कितनी दिक्कत होगी, एग्जैक्ट, समझ में आया। अब और क्या कह रहे हैं भाई, Suddenly we were told that the forest was not ours. वो कह रहे हैं कि सडनली हमें क्या कहा गया, सडनली वी वर टोल्ड दैट द फॉरेस्ट वॉज नॉट आवर्स, ये जो फॉरेस्ट है वो हमारा नहीं, सडनली ऐसा कहा गया। अब कोई भी आपके घर में आके कह दे कि नहीं ये आपका घर नहीं है, इस तरीके से कि ये आपका घर नहीं है। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स कट डाउन लार्ज पार्ट्स ऑफ इट। जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं, जो फॉरेस्ट के भाई ऑफिशियल हैं, जो ऑफिसर्स वगैरह होंगे जो उसमें मैनेज करते होंगे, बोलते हैं ना जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के होते हैं लोग,
वैसे ही। और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कट डाउन लार्ज पार्ट्स ऑफ इट, मतलब उन्होंने क्या करा, ये ऐसे कटवाने लग गए, ऐसे अचानक से इनको बोला कि खाली करो हमारी जगह को, खाली मतलब इस जगह को खाली करो जो हमारी जगह थी। और जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हो गए, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, वो मतलब पेड़ों को वगैरह को, जगह को खाली करवाने लगे, काटने लग गए। If we protested, they beat us and then took us to court where we did not have our lawyers and could not fight our cases. अगर हम प्रोटेस्ट करते, they beat us and then took us, अगर हम क्या करते, प्रोटेस्ट करते, तो वो हमें मारते, क्या करते, वो हमें मारते पीटते और हमें घसीट के भाई कोर्ट ले जाते, अदालत में ले जाते। अब ये लोग तो अपनी मनमर्जी के काम करवा लेते, कुछ भी फैसला मतलब जो भी है अपनी तरफ से आराम से जीत जाते। हम क्या कर पाते, हमें कोई लॉयर ही नहीं मिलता, कोई हमारी हेल्प ही नहीं करता, तो हमें क्या करना पड़ा भाई, बेसिकली वही बता रहे कि हम मजबूर थे, तो हम हमारा फायदा उठाया गया बेसिकली। ठीक है, तो अगर हम प्रोटेस्ट करते, यानी नहीं करा, अगर बात नहीं मानते, तो भाई हमें मारते पीटते, डराते धमकाते, हमें कोर्ट में ले जाते घसीट के, और क्या करते साथ में जो लॉयर्स हैं वो हमारा केस जो है, कोई भी हमारी हेल्प ही नहीं करता, कोई हमारा केस ही फाइट नहीं करता। आगे बढ़े, चल। देन हाउ डिड यू सर्वाइव दादू, वो कह रहे हैं कि फिर आपने सर्वाइव कैसे किया। सर्वाइव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फॉरेस्ट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आदिवासी ट्राइबल जो पीपल हैं, ग्रुप्स है, फैमिलीज, उनकी लाइफ के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्रूशल पार्ट होता है फॉरेस्ट से उनको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो उनकी लाइवलीहुड यानी जीविका चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, इंपॉर्टेंट होती है। कैसे, क्या क्या मिलेगा, देखो फॉरेस्ट रहेगा तो आपको फ्रूट्स मिलेंगे, ऐसे रूट्स मिलेंगे, ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आप खा सकते हो, एनिमल्स मिलेंगे, आप हंट करके खा सकते हो। ठीक है, साथ में आप भाई ऐसी जगहों पे, अगर आपके पास अच्छा फॉरेस्टेड एरिया है तो आपने कल्टीवेशन भी कर लिया है ना, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है वो अभी हम देखेंगे, वो कर लिया, तो बहुत सी चीज़ें आपको उसके थ्रू मिलती है, लाइवलीहुड आपकी चलती है। Many of us were forced to leave our homes and find seasonal work in nearby towns. ये देखो इस तरीके से ये चल रहे हैं ना, पूरा खाली करवा रहे हैं। हम में से बहुत से लोगों के क्या करना पड़ा, अपना जो घर है खाली करना पड़ा। Many of us were forced to leave our home and find seasonal work in nearby town. और क्या करना पड़ा भाई, सीजनल वर्क हमें जो है फाइंड करना पड़ा, मतलब ऐसा काम ढूंढना पड़ा जो मतलब छोटे मोटे काम, जो सीजनल वाइज काम जो होते हैं ना, सीजन वाइज, सीजनल वर्क एज इन सीजन का मतलब आप समझते हो, सीजन का मतलब समझते हो कि नहीं समझते, तो सीजनल वर्क एज इन मतलब ऐसा वर्क जो सीजन वाइज चल रहा हो। कैसे चल रहा हो, लाइक जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे गर्मियों का सीजन है तो हमें एसी कूलर वगैरह के शॉप शोरूम्स खूब दिखेंगे, है ना, ऐसे टेंट वगैरह लगा के, कपड़ा वगैरह लगा के उसके अंदर खूब सारे कूलर बिकते हुए दिखेंगे। अगर ठंडी का टाइम है तो हमें खूब सारे गर्म कपड़े देखने को मिलेंगे, बारिश का टाइम है तो खूब सारे अम्ब्रेला, रेन कोट्स दिखेंगे। तो ये क्या है, सीजनल वर्क है जो सीजन वाइज होते हैं। ठीक है, ये हमेशा सालाना नहीं हो सकते, पूरे साल भर में आप रेनकोट कहीं कहीं एक आध जगह बिकते हुए दिख जाएंगे, बट ज्यादातर एकदम से आपको शॉप्स में रेनकोट और अम्ब्रेलाज वगैरह देखने को मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि बारिश का सीजन है। ऐसे ही ठंड का सीजन है तो खूब सारे आपको बढ़िया से ओवरकोट, बढ़िया गर्म से ऐसे कपड़े, विंटर कोट, बहुत शानदार से कपड़े दिखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमें भाई काम की तलाश में जाना पड़ा। जब जीविका ही छिन गई, घर छिनने लग गया, तो पैसा कमाना है भाई, जीना तो है ही, मर तो जाएंगे नहीं, 2 वक्त की रोटी कमानी है भाई, खानी है, घर बार चलाना है, तो जाना पड़ा। देन द कंपनी वालास केम, फिर कौन आए, कंपनी वाले आए। अब कौन आए, कंपनी वाले आए। दे सेड देयर वाज आयरन ओर अंडर आवर लैंड, दे वांटेड टू माइन इट। उन्होंने कहा जो हमारी जमीन है जहाँ पे हम रह रहे हैं, हमारा जो एरिया है, वहां पे नीचे आयरन ओर है, मतलब लोहे की खदान है। लोहे की क्या है, लोहे की खदान है। अब लोहे की तो बहुत जरूरत पड़ती है हर चीज में, लोहे की जरूरत हर चीज में बहुत ज्यादा पड़ती है। तो अब क्या चाह रहे हैं, उसको खोदना चाह रहे हैं कि माइनिंग करके हम लोहा निकालें। दैट मीन्स आप लैंड खाली करो, आपको पहले एरिया खाली करना पड़ेगा, तब आप हम क्या करेंगे भाई, खोद पाएंगे इस एरिया को और लोहे को निकाल पाएंगे। दे सेड देयर वाज आयरन ओर अंडर आवर लैंड, दे वांटेड टू माइन इट, दे प्रॉमिस्ड जॉब्स एंड मनी इफ वी सोल्ड आवर लैंड्स टू देम। अब उन्होंने कहा कि हम आपको क्या देंगे, हम आपको जॉब देंगे और पैसा देंगे। हम आपको क्या देंगे, हम आपको भाई जॉब देंगे और मनी देंगे इफ वी सोल्ड आवर लैंड टू देम। अगर हम क्या करेंगे, मतलब जैसे मैं भाई आदिवासी ग्रुप से हूँ, कोई आए कि भाई नहीं हम आपके लैंड को लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, आपको खाली करना पड़ेगा, यहाँ पे लोहे की खदानें हैं, हमें लोहे को निकालना है भाई, बहुत सारा लोहा आयरन हो रहा है, हमें माइनिंग करनी है। ठीक है, माइनिंग करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया को खाली करना पड़ेगा। उसके बदले, उसके एवज में हम आपको क्या देंगे, मनी देंगे, हम आपको पैसा देंगे।
क्या देंगे? हम आपको पैसा देंगे और जॉब्स देंगे, मतलब हम आपको पैसा दे देंगे और काम दे देंगे। तो अब ऐसा कोई बोलेगा कि भाई घर खाली कर दो, एरिया खाली कर दो, तो उसके बदले हम पैसा और काम दे देंगे, तो काफी लोग इस झांसे में भी आ गए और कुछ लोग नहीं भी आए। देखते हैं आगे। Some villagers were excited. कुछ विलेजर्स जो है एक्साइट हो गए, उनको लगा चलो ठीक है, फॉरेस्ट तो छीन ही लिया गया है, अब जिंदगी तो जीनी है भाई, पैसा तो कमाना है, तो चलो कम से कम पैसा दे रहे हैं और नौकरी भी दे रहे हैं, तो ठीक है, एक स्टेबिलिटी रहेगी, ऐसा सोचने लग गए होंगे। तो सम विलेजर्स वर एक्साइटेड, भाई जो कुछ विलेजर्स हैं वो एक्साइट हो गए, खुश हो गए। Others said this would destroy our lives and we would get nothing. Others ने कहा, दूसरों ने कहा, क्या कहा others ने? Others said this would destroy our lives and we would get nothing. दूसरों ने कहा, जिन्होंने दिमाग से काम लिया। अब होते हैं हर जगह दो चार टाइप के लोग होते हैं, सबका अपना अपना बिहेवियर होता है। कुछ समझदार होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जल्दी भाई बातों में आ जाते हैं, तो भाई जो बातों में आए वो तो खुश हो गए कि अरे वाह बढ़िया है, नौकरी मिल रही है, पैसा मिल रहा है इसके बदले। और जो दूसरे हैं उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये क्या कर रहे हैं, ये डिस्ट्रॉय कर देंगे, हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे, ये जो कह रहे हैं ना हमें कुछ नहीं देने वाले, इसके बदले हमें कुछ नहीं मिलने वाला, जो आप इतना ज्यादा खुश हो रहे हो। Some gave thumbprints, not realizing they were selling their lands off. अब कुछ ने से कुछ जो थे उन्होंने क्या करा भाई, अंगूठे का मतलब थंबप्रिंट क्या होता है? थंबप्रिंट क्या होता है? हम बोलते हैं ना अंगूठे का ऐसे, थंब यानी अंगूठा बोलते हैं उसको, ऐसे छाप करते हैं ना कि हम जिसको साइन करना नहीं आता, जो मतलब एजुकेटेड नहीं होती यूजुअली गांव वगैरह के लोग या पुराने लोग, हमारी दादी नानी और भी पुराने जिन्होंने भाई पढ़ाई लिखाई नहीं की, तो वो कैसे साइन करेंगे, तो ऐसे थंब लगा देते थे। ठीक है, कुछ जो एजुकेटेड नहीं है, जिनको पेन चलाना ही नहीं आता, उनके लिए। तो सम गेव थंबप्रिंट्स, अब वो पढ़े लिखे तो ऐसे है नहीं आदिवासी, थंबप्रिंट्स दे दिए। नॉट रियलाइजिंग दे वर सेलिंग देयर लैंड्स ऑफ, उनको ये समझ में ही नहीं आया, उनको जो कहा गया वो मान गए। अब अगर मुझे कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती, या चलिए आपको कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती और मैं आके बोलूँ अरे इसमें ऐसा लिखा है, वो है अपने काम की चीज़ें, तो आप क्या करो साइन कर दो। अब आपको समझ में ही नहीं आ रहा लिखा क्या है, और आपने कहा कि ठीक है ये बता रहे हैं ऐसा है, तो मैं साइन कर देता हूँ। अब रियल में उसमें क्या लिखा है तो सिर्फ मुझे पता है ना, क्योंकि वो लैंग्वेज मुझे समझ में आ रही है, मुझे पता है। आपको क्या पता? आपको तो जो मैंने समझाया आप मान गए, आपने भरोसा करके ट्रस्ट करके साइन कर दिया। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो भाई उनको पता ही नहीं चला कि कैसे हमसे हमारा लैंड छीना जा रहा है। वी वर गिवन टोकन जॉब्स, हमें क्या मिली? टोकन जॉब्स मिली। बट मोस्ट ऑफ अस डिड नॉट सेल, भाई हम में से काफी लोगों ने बेचा नहीं अपने लैंड को, हम में से काफी लोगों ने नहीं बेचा। कुछ लोगों ने बेचा, कुछ लोगों ने नहीं बेचा, पर हम में से काफी लोगों ने भाई नहीं बेचा होगा। उन्हें लगा होगा कि क्या करेंगे, वो समझ गए होंगे कि क्या करेंगे भाई हम, है ना, कि क्योंकि ये धोखा कर सकते हैं, कोई भरोसा नहीं, ये बातें वादे तो बड़े बड़े कर रहे हैं, पर ये उस लेवल का कुछ देने नहीं वाले हमें, इवन हम बर्बाद ही हो जाएंगे। क्लियर? आगे बढ़े, चल। Then they beat and threatened us. Still, eventually, everyone was forced to sell and abandon the land of their forefathers. अब वही करेंगे जो करते हैं, मार पिटाई धमकाना, कि उनको तो लैंड किसी भी कीमत में चाहिए था, जिसने दे दिया इज्जत से दे दिया, उनको टोकन जॉब से छोटे मोटे मतलब थोड़े बहुत पैसे दे दिए। अब जो रुके हुए थे, जो समझदार थे, वो नहीं मान रहे थे, तो उन्होंने क्या, मार पिटाई शुरू कर दी। ये देखो ऐसे डंडे लेके से मार रहे हैं, बेचारे सब जो है डर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो ऐसे डंडे लेके भागने लग गए। And threaten us, till eventually everyone was forced to sell and abandon the land of their forefathers. जब तक हमने वो जमीन खाली नहीं कर दी, जब तक हम मान नहीं गए, तब तक ये हमें मारते रहे, डराते रहे, और अब हमें अपने पूर्वजों की, जो फोर फादर्स की जमीन, आखिर जो हमारी जमीन थी पुश्तैनी, वो हमें छोड़कर जाने ही पड़ी, खाली करके, अबेंडन मतलब खाली करके जानी ही पड़ी। They had the support of the authorities, भाई बड़े बड़े लेवल के लोगों की, अच्छी अथॉरिटीज मतलब भाई पावरफुल लोग, अच्छे जिनके पास पावर है, मतलब जिनकी पोजीशन है, तो उनकी हेल्प ले ली। ठीक है। Our whole way of living vanished overnight, जो हमारी जीविका का, जो हमारी लिविंग के लिए था, जो चीज़ें थी, वो पूरी तरह से क्या हो गई, खत्म हो गई, वैनिश्ड हो गई। होएगी ना, पहले इनसे फॉरेस्ट छीन लिया गया, उसके बाद इनसे लैंड छीन लिया गया, तो डेफिनेटली उनकी जो लिविंग है, लाइवलीहुड है, जब वही छीन गई, सब कुछ छीन गया, तो जिंदगी तो बर्बाद ही हो गई ना। अब क्या करेंगे? ओ दादू, एंड आवर लैंड व्हाट? अब वो कह रहे ओ दादू ये तो बहुत बुरा हुआ, अब फिर हमारे लैंड का क्या हुआ? उन्होंने बोला
For our 30 acres, we got a little money from one contractor. I never saw most of my friends again. अब वो यही बता रही कि फिर हमारे लैंड का क्या हुआ दादू, जब आपको छोड़ के जाना पड़ा तो उसके बाद क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि भाई जो 30 एकड़ का 30 एकड़ की जो हमारा लैंड था, ज़मीन थी, उसके बदले हमें ज़रा सा ही पैसा मिला फ्रॉम वन कॉन्ट्रैक्टर। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने इसके बदले कुछ ज़रा से ही पैसे दिए हमें। उसके बाद बाकी जो सब खाली कर करके जाने लग गए। अब खाली कर करके भाई डरा रहे, धमका रहे हैं, मार रहे हैं, तो दूरी भागेंगे ना कि चलो छोटा मोटा पैसा ज़रा सा जितना ही मिल गया, अब जाएंगे जगह को छोड़ के, बैठे थोड़ी रहेंगे, इंतजार थोड़ी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि 30 एकड़ का अगर हमें मतलब हमारा जो लैंड है हमको छोड़ना पड़ा, और इसके बाद हमें बाकी जो हमारे फ्रेंड्स हैं आज के बाद कभी देखने को उस दिन के बाद से मतलब मिले ही नहीं, सब इधर उधर हो गए, भाग गए बेचारे डर के, और हमें उसके बदले ज़रा से ही पैसे मिले। क्लियर हुआ? आया समझ में? The money hardly lasted in the city. We had no means of livelihood anymore. जो पैसा था बड़ी ही मुश्किल से शहर में बच पाया। अब हम बोलते ना कि गांव से इतना कम पैसा, शहर बड़ा महंगा होता है भाई, सिटी बहुत महंगी होती है, शहरों में बहुत पैसा खर्च होता है, चीज़ें महंगी होती है, घर नहीं मिलते, किराए के घर भी इतने महंगे महंगे दामों में मिलते हैं, तो उनका जो इतना सा पैसा उन्हें मिला था वो वैसे ही बच नहीं पाया, इतना ज़रा सा होगा, शहर में जाते ही वो थोड़े बहुत ही दिनों में खत्म हो गया होगा। कौन सा वो लॉन्ग लास्ट बस सब चल रहा है कि भाई अब बैठ के काजू बादाम खाते हुए भाई बढ़िया से जो है हो जाएगा, हमारी ज़िंदगी चल जाएगी, नहीं, ऐसा तो नहीं है। इतने से पैसे दिए थे जो कुछ ही टाइम में ख़त्म हो गए होंगे। तो द मनी हार्डली लास्टेड इन द सिटी, वी हैड नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एनी मोर। हमारे पास कुछ भी मीन्स नहीं थे, कुछ भी वो नहीं था, माध्यम नहीं था लाइवलीहुड का। लाइवलीहुड मतलब ना सर पे, मतलब घर तो छोटा मोटा मिल गया था, पर खाने पीने के लिए, कपड़े पहनने के लिए और भी जीविका चलाने के लिए जो चीज़ें मिल ही नहीं पाई। We were all cramped into a tiny rented room. ये ऐसा छोटा सा रेंटेड रूम है, हमें वहाँ पे रहना पड़ा। We were all cramped into a tiny rented room. Rented मतलब अब खुद का तो घर शहर में जाके ले तो सकते ही नहीं है, तो अब जितने पैसे होंगे थोड़ा बहुत खुद के लिए भी खर्चा चाहिए, घर भी चलाना है, और कुछ पैसों से भाई जो रेंट में मकान मिला होगा छोटा सा ही, उसमें रहना पड़ा, छोटा ही मिला होगा, पैसे ही नहीं थे इतने। How we missed our carefree lives, the open spaces. अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी जो चीज़ें हैं कैसे उसको जो है मिस कर रहे थे, मतलब हम क्या कर रहे थे, बहुत अपनी जो चीज़ें हैं केयर फ्री, मतलब बिना टेंशन के, क्योंकि हमारा लैंड है, हमारी अपनी ज़मीन है, कोई कुछ छीन नहीं सकता। जब हम रेंट पे रहते हैं या कुछ भी किसी से उधारी ली हुई होती है, हमें टेंशन होती है ना कि अरे अरे तो इसका है, ये तो इसका है, देना पड़ेगा, या इसके बदले पैसे देने पड़ेंगे। और जब वो हमारा होता है तो हमें क्या टेंशन, केयर फ्री रहते हैं ना हम। तो ऐसे ही केयर फ्री और ओपन स्पेसेस, भाई गांव में ऐसे एरिया में रह रहे, फॉरेस्टेड एरिया में तो खाली खाली जगह, शहर में तो कितना कंजस्टेड रहता है, ये भाई शहर है। क्लियर हुआ? आया समझ में? After a few years, your father got a job in Delhi and we all moved here. जैसे तैसे भाई जीविका चलाई, कमाया, पढ़ाया बच्चों को, है ना। फिर अब कुछ सालों बाद जब भाई तुम्हारे फादर, किसके, हेलन और उनकी बात हो रही ना, जो दादू कर रही थी, है ना, जो दादू से क्वेश्चन कर रही थी, तो उन्हीं के पापा की बात करें कि भाई आफ्टर अ फ्यू इयर्स योर फादर गॉट अ जॉब एंड वी इन दिल्ली एंड वी ऑल मूव देयर, मतलब दिल्ली में उनको जॉब मिली, फिर हम दिल्ली में मूव कर गए, ठीक है। Those were very difficult times, that is why both of you did not go to school for several years. वो वक्त इतना ज़्यादा हार्ड था, इतना ज़्यादा मुश्किलात से भरा हुआ था, इसीलिए कुछ सालों तक तो तुम स्कूल ही नहीं जा पाई। कहाँ से अफोर्ड करते, यही होता है ना इंसान के पास, जब कुछ नहीं होता तो इंसान सबसे पहले क्या सोचता है कि इतना पैसा आ जाए कि भाई खाना खा लें, पेट भर ले और जी ले। फिर जब थोड़ा पैसा आता है तो इंसान आगे की बात बाद में तब सोचेगा। फिर थोड़ा पैसा आएगा तो इंसान सोचेगा कि भाई बच्चों को स्कूल पढ़ाया जाए, फीस भरी जाए। जब पैसा इतना ही है, सिर्फ इतना ही अफोर्ड कर पा रहे हो कि बस खाना खा लें तो खाना ही खाएंगे ना, ठीक है। तो स्कूल नहीं भेज पाते होंगे, बट उनके फादर की जॉब लगी तो धीरे धीरे तब जाके चीज़ें चेंज हुई। बट उससे पहले इनको बहुत ज़्यादा हार्श, बुरी कंडीशन से, वर्स्ट कंडीशन या वर्स्ट सिचुएशन से भाई क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा वर्स्ट सिचुएशन का। क्लियर हुआ? आया समझ में? इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं ये अभी हम समझेंगे। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कि वाह बढ़िया कहानी थी मैम, वाह वाह बड़ा मज़ा आ गया, नहीं, इसलिए नहीं है। मज़ा नहीं आना है, समझना है। ठीक है, मज़ा आ रहा है, चलो वो भी ठीक है, समझना भी है साथ में। क्लियर? चलो। I hated going back to school. We had missed so much of our studies and other children made fun of us.
वी स्पोक संथली एट होम एंड डिड नॉट नो हिंदी। वो कह रहे हैं कि मुझे ना स्कूल जाने से ऐसी नफरत रहती थी, मतलब चिढ़ होती थी, अब होगी, स्कूल जाने का मन ही नहीं करता था। क्यों होगा? आप खुद ही सोचिए, ऐसा होता है। अभी तो चलो हम तो बड़े, हमें कोई कुछ चिढ़ाएगा तो हम सोचेंगे जाने दो, थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि हम मैच्योर हो चुके, समझदार हो चुके। ठीक है, जाने दो, दूसरों की जितनी सोचेंगे उतनी हम टेंशन लेंगे, इसको करने दो जो करना है। हम तो भाई अपना कर्म करेंगे, अपना कर्मा, अपना काम करेंगे। ठीक है। अब छोटे बच्चे, जैसे आप लोग की एज के जो रहते हैं, स्कूल के जो बच्चे रहते हैं छोटे छोटे, उनको जरा सा कोई चिढ़ा दो तो भाई लगता है बुरा। तभी तो बोलते हैं बच्चे बच्चे बड़ों में यही तो फर्क होता है कि बच्चे बड़े मासूम होते हैं, नाजुक, बस सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। उनको जरा सा कुछ बोल दो भाई बहुत जल्दी बुरा लगता है। वो नहीं इतना समझ पाते कि नहीं, इतनी इंटेलेक्चुअल बातें क्यों समझेंगे, इतनी बुद्धिजीवी बड़े लोगों जैसी बातें। ठीक है। तो क्या होता था भाई, वो बता रही है कि मैं क्या है, दूसरे मुझ पे हंसते थे। क्यों? क्योंकि मैं संथली लैंग्वेज बोलती थी, जो मैंने घर में सीखी। संथल्स क्या एक ट्राइबल ग्रुप है, तो उन्हीं की लैंग्वेज है संथली, उसी की बात हो रही है। तो वो संथली लैंग्वेज बोलती थी, उसको भाई इंग्लिश आती नहीं थी। उसको क्या थी भाई, उसको जो है हम मतलब उसको हिंदी नहीं आती थी। स्कूल में सब हिंदी में बोलते होंगे और वो अलग लैंग्वेज में बोलती होगी, तो लोग हंसते थे। अब हंसेंगे तो बच्चे को स्कूल जाना पसंद आएगा क्या? रोज 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 अगर आप पे कोई हंस रहा है और आपको वो लैंग्वेज भी नहीं आ रही उनकी, तो आप यही सोचोगे ना, नहीं आज आप यही बहाना ढूंढोगे ना कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगी स्कूल, मुझे नहीं जाना, ऐसे ही लगेगा, लगता है। बट नाउ वी हैव फ्रेंड्स, आई कैन इवन स्पीक सम इंग्लिश नाउ। वो कह रही कि लेकिन अब क्या है, हमारे पास फ्रेंड्स हैं, दोस्त भी हैं, और मैं कुछ इंग्लिश भी बोल पाती हूँ। मेरे पास दोस्त भी हैं और हम जो है मतलब हमारे पास दोस्त भी बने हैं। अब धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई और अब थोड़ी बहुत इंग्लिश भी बोल लेते हैं, तो चीज़ें चेंज हुई। बट जब चेंज नहीं हुई थी तो हंसा जाता था, कम समझा जाता था, है ना। चलो, I wish I could have shown my friends our village before it was destroyed। वो कह रही कि काश मैं अपने जो है फ्रेंड्स को अपना जो है विलेज दिखा पाती जब वो डिस्ट्रॉय हुआ था, उससे पहले। मतलब जो हमारा गांव था जिस तरीके से बर्बाद हुआ था, डिस्ट्रॉय हुआ था, उससे पहले ही अगर मैं काश अपना गांव अपने फ्रेंड्स को दिखा पाती। You can still tell them about our village. It has a lot to teach them। वो कह रहे हैं कि आप अभी भी क्या कर सकते हो, अगर नहीं दिखा सकते तो अपने विलेज के बारे में बहुत सी बातें अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बता सकते हो। जो भी हम करते थे, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें होती थी, जो भी चीज़ें हैं सीखने समझने लायक, तो आप अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, जिसको आप बताना चाहते हो, आप बता सकते हो। It has lot to teach them। बहुत सी चीज़ें उसमें इतनी सारी चीज़ें कि बहुत सी चीज़ें आप बताओगे तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। क्लियर हुआ? One day I'll make a movie on this story, our story, the आदिवासी स्टोरी। वो कह रही कि एक दिन मैं क्या बनाऊंगी, मूवी बनाऊंगी ऑन दिस स्टोरी। इस स्टोरी पे मैं क्या करूंगी भाई, मूवी बनाऊंगी। ये जो स्टोरी है ना, ये जो दादू के साथ हुआ है, तो ये हो रही कि इसी पर बेस मैं क्या करूंगी, एक मूवी बनाऊंगी। और क्या नाम रखूंगी इसको, स्टोरी द आदिवासी स्टोरी। आदिवासी फैमिली से थे तो अपना ही एक्सपीरियंस जो देखा तो उसी पे बेस बनाऊंगी आदिवासी स्टोरी। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे स्टोरी बोर्ड का मतलब स्टोरी का क्या है, एंड है, तो उन्होंने बोला ना आदिवासी स्टोरी बनाएंगे। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? चलो, यू जस्ट रेड अबाउट हाउ दादू वॉज फोर्स्ड टू लीव his village in Odisha। Dadu's story is similar to the lives of millions of Adivasis in India। आपको बोल रहे हैं कि आपने अभी ये चीज़ पढ़ी कि कैसे दादू को फोर्सफुली भाई अपने विलेज को छोड़ना पड़ा, जो उड़ीसा में था। कहाँ था? उड़ीसा में। कहाँ था विलेज? उड़ीसा में था। दादू स्टोरी इज सिमिलर टू द लाइफ्स ऑफ मिलियंस ऑफ आदिवासी इन इंडिया। दादू की स्टोरी वैसे ही है जो बाकी जो इतने सारे लोग रहे ना आदिवासी इंडिया में। ये तो उड़ीसा की बात हो रही, बहुत इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जो है आदिवासी ट्राइबल ग्रुप्स फैले हुए हैं। अगर हम सोचेंगे ना सिर्फ एक ही जगह पे हैं, तो ऐसा नहीं है, अलग अलग जगहों पे भाई ये ग्रुप्स फैले हुए हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि बता रहे हैं बेसिकली कि यही अत्याचार जो होता है, जो इनकी ज़िंदगी में चीज़ें होती है ना उथल पुथल सी, कि इनसे इन्हीं की चीज़ें छीन ली जाती है। ये उनका लैंड है, उनका फॉरेस्ट है, उनकी लाइवलीहुड है, ना देखा गया ना समझा गया, बस अपने फ़ायदे के लिए उनसे छीन लिया गया। तो ये स्टोरी, ये जो चीज़ें हैं सबके साथ ही होती है लगभग, ऑलमोस्ट जो आदिवासी ज़्यादातर उनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है, क्योंकि वो नेचुरल प्लेसेस पे रहते हैं जहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं, मेटल्स मिलते हैं, फॉरेस्ट रहता है, पानी की अवेलेबिलिटी रहती है। और ये जो डैम बनाने वाले, जो इंडस्ट्री वाले, इनकी नज़र इन्हीं में होती है कि अरे वाह बहुत अच्छी जगह, तो बेचारों को खदेड़ दिया जाता है वहाँ से, लालच देके या डरा धमका के, क्योंकि उनका साथ देने वाला कोई नहीं है, उनको कम समझा जाता है, तो बेचारे वो भी कुछ नहीं कर पाते। उनको भी डर के या छोटे मोटे जरा से पैसों में मान के उनको वहाँ से जगह छोड़नी पड़ती है। जान किसको नहीं प्यारी? क्लियर हुआ?
You will read more about the marginalization of this community in this chapter. अब इसी कम्युनिटी के बारे में, कौन सी, आदिवासी कम्युनिटी के बारे में अभी हम और पढ़ेंगे इस चैप्टर में। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं भाई? आगे बढ़े। क्यों हुआ ऐसा भाई? उनको कम समझा जाता है, उनको पता है हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है, वो ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे बढ़िया रिसोर्सेज सब कुछ है, तो लोग छीनना चाहते हैं वो जगह अपने फायदे के लिए, कि कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे, इंडस्ट्री सेट करेंगे, मिनरल्स मेटल्स के लिए, माइनिंग के लिए। क्लियर? आया समझ में? बाकी आगे ये जो चीजें मैं बता रही हूँ ना, आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलो। Who are आदिवासीज? आदिवासीज होते कौन है? आदिवासी तो जो होते हैं वो तो हम बताएंगे ही भाई, उसी के लिए पढ़ रहे हैं। आप क्या करो, आप ये कर दो, लाइक शेयर करा कि नहीं करा अभी तक? लाइक शेयर अभी तक करा कि नहीं करा? भूले तो नहीं? अभी भी कर दो, फिर हम कौन होते हैं आदिवासी इनको समझेंगे। फटाफट से लाइक और शेयर कर दो, फिर हम आदिवासी को समझेंगे। ठीक है, चलो चलो। Adivasi, the term literally means original inhabitants, are communities who lived and often continue to live in close association with forest. आदिवासी का लिटरली मतलब हम बोलते हैं लिटरल मीनिंग, बिल्कुल टू द पॉइंट अगर उसका मीनिंग देखें तो क्या होता है उसका लिटरल मीनिंग? ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, मतलब जो ओरिजिनल बोलते हैं ना, अरे बिल्कुल ओरिजिनल फोन है, बिल्कुल ओरिजिनल ब्रांड है, बिल्कुल रियल ब्रांड है, तो ओरिजिनल जो उनका है, तो इनहैबिटेंट जो वही कहीं रहते हैं, जो उस जगह पे रहते हैं, इनहैबिटेट करते हैं, तो इसलिए। ठीक है, जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट है। आर कम्युनिटीज, ऐसी कम्युनिटीज हु लिव्ड एंड ऑफन कंटिन्यू टू लिव, जो रहती है और ऑफन जो है कंटिन्यू टू लिव, जो रहती है इन क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे फॉरेस्ट है, जंगल है, वहीं के उन्हीं के आसपास वाले एरिया में, उन्हीं से रिलेटेड एरिया में ये जो है ट्राइब मतलब आदिवासी ग्रुप्स रहते हैं। अराउंड 8% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज आदिवासी। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन बोल रही हूँ कि आदिवासी की इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है? 8%। आदिवासी की पॉपुलेशन इंडिया में कितनी है? 8%। ये याद रखना, कितनी है इंडिया में आदिवासी की पॉपुलेशन? 8% है। And many of India's most important mining and industrial centers are located in Adivasis areas. Jamshedpur, Rourkela, Bokaro and Bhilai among others. Adivasis are not a homogeneous population. There are over 500 different Adivasi group in India. क्या बोल रहे हैं? Many of India's most important mining and industrial centers are located in Adivasis area. अगर हम बात करें आदिवासी एरिया की, जो अभी जस्ट मैंने बताया कि क्यों इतना मतलब इनको हटाया दिया जाता है इनकी जगहों से, क्योंकि फायदे की चीज़ें यहीं मिलती हैं। जैसे एक तो फॉरेस्टेड एरिया है, बढ़िया फॉरेस्ट वहाँ मिलेगा, साथ में इंडस्ट्रियल सेंटर्स भी वहीं सेट होना चाहते हैं, माइनिंग वगैरह के लिए भी बहुत बढ़िया है। ये ऐसे ही एरिया में मिलेंगे किनके? आदिवासी एरिया में। तो जैसे जमशेदपुर, रोड़केला, बोकारो और भिलाई, ये क्या है? ये सब आदिवासी एरिया में ही है, ये सब आदिवासी एरिया है। यहाँ पे माइनिंग वगैरह के लिए बढ़िया, इंडस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया है। अब ऐसा नहीं कि आदिवासी होमोजीनियस पॉपुलेशन में है, यहाँ पे लगभग कितने ओवर 500 डिफरेंट टाइप के आदिवासी ग्रुप हैं। कितने? 500 टाइप के अलग अलग आदिवासी ग्रुप हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। क्लियर हुआ? आया समझ में? फिर से देखिए एक बार। चलो, क्या बोल रहे हैं आदिवासी के बारे में? इसका लिटरल मीनिंग ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स होता है। 80% मतलब 8% जो है इंडिया की पॉपुलेशन जो है आदिवासी है। आदिवासी पॉपुलेशन इंडिया की जब 100% में से 8% भाई हमारी आदिवासी पॉपुलेशन है इंडिया में। ये कहाँ रहते हैं? इनका एसोसिएशन फॉरेस्ट के पास या फॉरेस्ट के आसपास ये रहते हैं, या फॉरेस्ट में। ठीक है, और जो हम देखते चाहे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो गई या इंडस्ट्रियल सेंटर्स, माइनिंग वगैरह, ये सब आदिवासी इस एरिया में ही मिलेंगे हमें। ठीक है, 500 ओवर 500 मतलब 500 तक के जो हैं, या उससे भी ज़्यादा कह लीजिए, क्या आदिवासी मतलब ग्रुप्स हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हमें क्या मिलेंगे? इंडिया में मिलेंगे अलग अलग जगह। और आदिवासी ग्रुप्स, ठीक है, कहाँ मिलेंगे भाई? इंडिया के कोने कोने पे हमें देखने को मिलेंगे। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही जगह है या एक ही दो टाइप के आदिवासी ग्रुप है, नहीं, बहुत इनमें भी वेराइटीज़ हैं और बहुत अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? चलो, Adivasis are particularly numerous in states like Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Andhra Pradesh, West Bengal, and in the northeastern states of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura. ये क्या है? बोल रहे हैं कि
इतनी सारी जगहों में, अलग अलग इंडिया के अलग अलग जगह, अलग अलग कोने, अलग अलग स्टेट्स में हमें आदिवासी देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ? अगर आप सोच रहे हो कि भाई नहीं इतने ही है, तो ये आपकी गलत फहमी है, या अलग अलग जगह हमें देखने को मिलते हैं। तो कौन से स्टेट? देखो, छत्तीसगढ़ मिल गया, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिल जाएगा, जैसे अरुणाचल प्रदेश बोल रहे हैं, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। मतलब अगर हम इंडिया का मैप ऐसे बना लें रफली, तो हमें सब जगह देखने को मिल जाएंगे। हमें इन साइड भी देखने को मिल जाएंगे, यहाँ भी राजस्थान वगैरह ही मिलेगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इन एरिया में देखने को मिल जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सब यहाँ पे मिल जाएंगे देखने को, और यहाँ पे भी साउथ साइड में। क्लियर हुआ? मतलब इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में हमें जो है ट्राइबल ग्रुप्स या आदिवासी ग्रुप देखने को मिलते हैं। आदिवासी ग्रुप को ही ट्राइबल ग्रुप कहा जाता है, कंफ्यूज मत होना, आदिवासी ग्रुप को ही ट्राइबल ग्रुप कहा जाता है। A state like Odisha is home to more than 60 different tribal groups. देखो आया ट्राइबल ग्रुप्स, तो क्या कह रहे हैं, नीचे भी ट्राइबल्स दिया है। ट्राइबल्स आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज आदिवासीज। आप ऐसे घबराना मत, कंफ्यूज मत होना कि मैम कभी आदिवासी बोल रही हैं, मैम कभी ट्राइबल बोल रही हैं, तो हम पढ़ किसके बारे में रहे। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ट्राइबल और आदिवासी इज द सेम थिंग, दोनों का सेम मतलब है। क्लियर हुआ? तो किसकी बात हो रही है? अगर सिर्फ हम उड़ीसा स्टेट की बात करें, कहाँ की बात करें, सिर्फ हम उड़ीसा की बात करें, तो उड़ीसा में मोर देन 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स मिलेंगे हमें। उड़ीसा में हमें मोर देन 60, मतलब 60 से भी ज़्यादा हमें ट्राइबल ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। क्लियर हुआ? आया समझ में? आगे बढ़े भाई, चलो। Adivasi societies are also most distinctive because there is often very little hierarchy among them. जो आदिवासी सोसाइटी है ना, वो क्या होती है? Also most distinctive, बड़ी ही डिस्टिंक्टिव होती है, बिकॉज यहाँ पे लिटिल हायरकी होती है। मतलब हम बोल रहे हैं डिस्टिंक्ट, हम बोलते थे कि यार ये बड़ा ही डिस्टिंक्टिव मतलब है ये चीज़, हम बाकी चीज़ों से अलग है, मतलब थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? इनमें हायरकी सिस्टम नहीं रहता। हायरकी मतलब अपर कास्ट हो गई कि बिल्कुल लोअर कास्ट हो गई, मिडिल कास्ट, ऐसा कुछ भी नहीं कि भाई रिच लोग, फिर मिडिल क्लास लोग, फिर पुअर लोग, ऐसा इनमें कुछ भी नहीं रहता, इक्वल रहता है। कैसे? ना वर्ण सिस्टम होता है कि भाई कोई ब्राह्मण कैटेगरी में, जैसे हम बोलते हैं हमारे इसमें कि अरे कोई ब्राह्मण है तो उनकी एक अलग ही वो लेवल है, क्षत्रिय तो एक अलग ही लेवल है, और शूद्र है तो बेचारे वो स्लेव है। तो इनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो ये डिस्टिंक्टिव है, अलग टाइप के हैं। दिस मेक्स देम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड प्रिंसिपल्स ऑफ जाति, वर्ण, कास्ट और दोज दैट वर रूल्ड बाय किंग्स। ये कह रहे हैं कि इनको किससे अलग बनाते हैं? ऐसी कम्युनिटीज से जो किस प्रिंसिपल को फॉलो करती है? जाति और वर्ण प्रिंसिपल को फॉलो करती है, कास्ट सिस्टम को फॉलो करती है। तो ये इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते कि अपर कास्ट, लोअर कास्ट, या जाति में कास्ट मतलब जाति, जैसे हम बोलते ना अरे तो उस कास्ट की, उस कास्ट की है, हम बोलते ना ये तो हमसे अलग कास्ट के। तो हमारे इसमें से चलता है, आपने भी सुना होगा कि अरे इसने उससे शादी कर ली, वो तो अलग कास्ट का है, इंटर कास्ट मैरिज हमारे इसमें चलता है, हम मानते हैं। इनके इसमें ऐसा कुछ भी ये लोग नहीं मानते, हायरकी इनके इसमें नहीं चलती। ठीक है? तो कास्ट और जो भी चीज़ें हैं कि भाई किंग रूल करे, जो भी चीज़ें, ये इसको नहीं मानते, तो हायरकी इनके इसमें नहीं चलती। इसीलिए ये हमसे क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट, अलग होते हैं। आया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब जरा इंफॉर्मेशन देखें कि भाई क्या दिया है इनके बारे में। यू मे हैव हर्ड द टर्म शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आपने भाई एक टर्म सुना होगा, कौन सा टर्म? शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आपने एक टर्म सुना होगा, शेड्यूल्ड ट्राइब। Scheduled tribes is the term used for Adivasis used by the Indian government in various official documents. Scheduled tribes जो term है किसके लिए यूज हो रहा है? बेसिकली यही कह रहे हैं, किसके लिए यूज हो रहा है? फॉर आदिवासीज। किसके लिए यूज हो रहा है? आदिवासीज। इनको और क्या बोलते हैं? ट्राइबल ग्रुप्स या ट्राइबल पीपल या ट्राइबल ग्रुप्स, जो भी बोलो। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स किसके लिए यूज होता है? शेड्यूल्ड है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स किसके लिए यूज होता है? फॉर आदिवासीज या ट्राइबल ग्रुप। क्लियर हुआ? आया समझ में? अब समझ में क्यों बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? गवर्नमेंट ने अपने डेटा में, गवर्नमेंट इनको इसी तरीके से मेंशन करती है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स आपने जो सुना है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब इज द टर्म यूज्ड फॉर आदिवासीज यूज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। कौन यूज करती है भाई? भारत की सरकार इनके लिए ये टर्म यूज करती है।
कौन यूज करती है? भारत की सरकार इनके लिए टर्म यूज करती है इन वेरियस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। अलग अलग टाइप के ऑफिशियल जो काम के, ऑफिशियल हम बोलते हैं ऑफिशियल वर्क है, ऑफिशियल मीटिंग है यानी ऑफिस का, तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, आदिवासीज और ट्राइबल ग्रुप्स के लिए कौन सा टर्म यूज करती है? कौन सा टर्म यूज करती है? जरा मुझे बताना कौन सा टर्म यूज करती है, फटाफट से जल्दी बताओ, कौन सा टर्म जो है यूज करती है गवर्नमेंट? अरे शेड्यूल ट्राइब्स। कौन सा? शेड्यूल ट्राइब्स यूज किया जाता है। देयर इज एन ऑफिशियल लिस्ट ऑफ ट्राइब्स। ऑफिशियल जो लिस्ट है प्रॉपरली किसकी ट्राइब्स की मेंशन है? Scheduled tribes are often grouped together with scheduled caste in the category scheduled caste and scheduled tribes। अब लिस्ट है तो जो कैटेगरी रहती है तो शेड्यूल कास्ट के साथ ही शेड्यूल ट्राइब्स को ऐड किया जाता है, मतलब साथ में ही दिखाया जाता है। अब आप सुनते हो ना बार बार, ये देखने को मिलता है ना आपको एससी और एसटी, क्या सुनने को मिलता है? आप बार बार देखते हो ना कि एससी ग्रुप और एसटी ग्रुप। एससी यानी शेड्यूल कास्ट, एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब्स। एससी किस लिए यूज होता है? जो शेड्यूल कास्ट हम बोलते हैं दलित पीपल के लिए, फॉर दलित। और एसटी किस लिए यूज होता है? आदिवासी। दलित किस लिए यूज होता है? दलित यूज होता है जो है एससी के लिए, और एसटी किस लिए यूज होता है? आदिवासी यानी ट्राइबल पीपल के लिए। क्लियर हुआ? ये दोनों साथ में ही शो करे जाते हैं। जैसे हम कुछ भी स्कूल या कॉलेज का या एग्जाम्स का आप देखते हो ना कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और एससी एसटी कैटेगरी, कभी आप ये देखोगे एससी फिर एसटी, एससी एसटी कैटेगरी साथ में ही लिखा जाता है, साथ में ही यूज किया जाता है। क्लियर हुआ? तो दलित के लिए भी जो टर्म यूज किया जाता है वो एससी, जो हम अनटचेबल्स जिनको लोअर कास्ट के लोग बोलते हैं, और ये एसटी आदिवासी के, ये तो मैं नीचे बता ही चुकी हूँ। आया समझ में? यही वो बात बता रहे हैं कि इनके डिस्टिंक्टिव फीचर हैं कि ये क्या करते हैं, ये वो रूल फॉलो नहीं करते, हायरार्की फॉलो नहीं करते जो हमारे इसमें चलती है, इनके अपने तौर तरीके हैं। क्लियर? आया समझ में? हम क्यों पढ़ रहे हैं इनके बारे में, इनके तौर तरीके के बारे में, क्यों हायरार्की फॉलो करें नहीं करें, हमें क्या, क्योंकि हम टॉपिक ही पढ़ रहे हैं ना कि आदिवासी कौन। ठीक है, चलो। Adivasis practice a range of belief systems that are different from other religions। Belief system मतलब पूजा पाठ वगैरह, किसको मानना, किस भगवान को मानना, देवी देवताओं को मानना, बिलीफ सिस्टम। तो इनका जो बिलीफ सिस्टम है ये हमसे अलग है। जो आदिवासी ग्रुप का बिलीफ सिस्टम है वो क्या है, ये हमसे अलग रहता है। जैसे हम जो भगवानों को मानते होंगे, इनके अलग ही गॉड होते हैं, इनकी अपनी पूजा का तरीका होता है, अपने भाई जो कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, पूजा करने मतलब भगवान भी किसी और को मानेंगे, अलग ही जो होते हैं उनको मानेंगे। ठीक है, अब पूजा करने का तरीका भी अलग होगा, तो बिलीफ सिस्टम इनका हमसे अलग रहता है। These often involve the worship of ancestors। अब क्या तरीका अलग रहता है ये देखते हैं। These often involve the worship of ancestors, village and nature spirit। मतलब किस किस की, जैसे हम ये एंसेस्टर्स की पूजा करेंगे, जो पूर्वज लोग हो गए उनकी पूजा करी। विलेज और नेचर स्पिरिट, भाई विलेज की, गांव की, या प्रकृति की पूजा करी। कई बार आपने देखा ना ऐसे कुछ मूवी वगैरह में सीन दिखाते हैं कि प्रकृति की पूजा करते हुए दिखते हैं कि ये प्रकृति हमारे गांव या हमारा गांव है, गांव की पूजा करेंगे तब जाके गांव खुशहाल रहेगा, नहीं तो गांव में भाई आपदा आती रहेगी, दिक्कत आती रहेगी। इस तरीके से द लास्ट एसोसिएटेड विद एंड रिजाइडिंग इन वेरियस साइट्स इन द लैंडस्केप्स। माउंटेन स्पिरिट की करेंगे, जैसे रिवर स्पिरिट की करेंगे, और एनिमल स्पिरिट की करेंगे। तो रिवर, माउंटेन, एनिमल, एंसेस्टर्स, विलेज, इनका अपना ही बिलीफ सिस्टम है। अब समझ में आया क्या हम करते हुए दिखते हैं? कभी कभी किसी किसी मौके में हम जैसे कर लेते हैं, गौ पूजा, गाय की पूजा कर लेते हैं ना, ऐसे एनिमल्स की एक आध दो की पूजा कर लेते हैं, पर रिवर, माउंटेन की कभी हम करते कि पूजा करने जाते हैं माउंटेन की? नहीं। या हम अपने शहर की पूजा करें, चलो जैसे विलेज की पूजा करें तो हम अपने शहर, या चलो हम भी विलेज में तो हम अभी पूजा कर रहे हैं। जो विलेज में नॉर्मल ग्रुप होगा, ट्राइबल ग्रुप को हटा के, तो जो नॉर्मल ग्रुप है कभी विलेज की पूजा करते हुए दिखेंगे हमें? नहीं दिखेंगे। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो इनका बिलीफ सिस्टम क्या है, अलग है। क्लियर? The village spirits are often worshipped at specific sacred groves within the village boundary, while the ancestral ones are usually worshipped at home। जो village spirit है, spirits कहाँ पूजा की जाती है इनकी? इनको एक स्पेसिफिक जगह, मतलब ये विद इन द विलेज बाउंड्री, मतलब गांव की जो बाउंड्री है ना, गांव की जो सीमा बनी हुई है उसी के अंदर सेक्रेट ग्रोव्स में, सेक्रेट मतलब पवित्र ग्रोव्स मतलब जो पेड़ों का एक छोटे छोटे जो शॉर्ट हाइटेड पेड़ों का ऐसे झुंड जैसे ग्रुप में वहां पे पूजा करते हैं।
किसकी? विलेज स्पिरिट की। अगर बात करें एंसेस्ट्रल वंस की, जो अगर एंसेस्ट्रल की करते, जो हमने देखा था एंसेस्टर की करते हैं, एंसेस्टर स्पिरिट की, तो ये घर के अंदर ही करते हुए मिलेगी, घर के अंदर करेंगे। और विलेज स्पिरिट की विलेज बाउंड्री के अंदर। क्लियर हुआ? आया समझ में? हम क्या ऐसा कुछ करते हुए दिखते हैं क्या जैसा ये कर रहे हैं? नहीं ना। तो क्या हुए? डिस्टिंक्टिव हुए, अलग हुए हमसे। ठीक है, चलो। Additionally, Adivasis have always been influenced by different surrounding religions like Shakt, Buddhist, Vaishnav, Bhakti and Christianity. अब कह रहे हैं कि भाई जो एडिशनली और हम देखें तो आदिवासी जो है ऑलवेज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट सराउंडिंग रिलीजन्स। ये अलग अलग जो आसपास के जो रिलीजन्स हैं, इनके आसपास में कोई भाई धर्म वाले लोग होंगे, तो उनसे उनका प्रभाव इन पर पड़ा। जैसे मैं आदिवासी ग्रुप से, मेरे आसपास क्रिश्चियन ग्रुप ज़्यादा है या मुस्लिम ग्रुप ज़्यादा है, तो उनका इन्फ्लुएंस मुझ पे रहेगा, हमारे ग्रुप पे रहेगा। तो ऐसे ही कौन कौन, जैसे शक्त हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, वैष्णव हो गए, भक्ति और क्रिश्चियनिटी, तो इनका इन्फ्लुएंस बेसिकली कह रहे हैं कि ऑलवेज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द सराउंडिंग रिलीजन्स। और भी जो उनके सराउंडिंग रिलीजन्स हैं उनका इन्फ्लुएंस इन पर ट्राइबल ग्रुप्स पे रहा है। Simultaneously, Adivasi religion themselves have influenced dominant religions of the empires around them. For example, the Jagannath cult of Odisha and Shakti and Tantric traditions in Bengal and Assam. Simultaneously, साथ साथ एक चीज और भी कह रहे हैं कि जो आदिवासी रिलीजन है, जो आदिवासियों का रिलीजन है, themselves have influenced dominant religions ऑफ द एम्पायर्स। मतलब जो आदिवासी रिलीजन है उन्होंने भी जो खुद उनका भी एक डोमिनेशन रहा है, मतलब उनके भी जो बिलीफ सिस्टम से कह लीजिए, जो भी उनके रिलीजन्स चीज़ें हैं, बेसिकली रिलीजियस चीज़ें, वो क्या है, इनका भी असर दूसरे बड़े बड़े एम्पायर्स पे रहा है। ऑफ द एम्पायर्स अराउंड देम, जो उनके आसपास एम्पायर रहे ना, उन पर इनका भी प्रभाव रहा है। तो साइमल्टेनियसली आदिवासी रिलीजन्स, आदिवासी के जो रिलीजन्स है, धर्म है, themselves have influenced dominant religions, मतलब इन्होंने भी खुद से क्या करा हुआ है, जो आसपास के किंगडम से इनका भी प्रभाव पड़ा है। जैसे हम बोल रहे हैं ना कि आदिवासी ग्रुप पर आसपास के रिलीजन्स का प्रभाव पड़ा है, तो ऐसे ही आदिवासी ग्रुप का भी जो आसपास के एम्पायर से, किंगडम से, उन पर प्रभाव पड़ा है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कह रहे हैं जगन्नाथ कल्ट हो गया, उड़ीसा में जो शक्ति और तांत्रिक ट्रेडिशंस जो करे जाते हैं बंगाल और आसाम में। क्लियर हुआ? आया समझ में? देखो इस तरीके से भाई आदिवासी ग्रुप है, अपनी अपनी चीजें, जैसे कुछ भी इनका प्रोग्राम हो रहा है वो कर रहे होंगे कस्टम। ठीक है, ये देखो। क्लियर? During the 19th century, substantial numbers of Adivasi converted to Christianity, which has emerged as a very important religion in modern Adivasi history. अगर हम बात करें कि लगभग 19th सेंचुरी में, इस टाइम पे क्या है भाई, ब्रिटिशर्स भी आ गए थे, काफ़ी ज़्यादा उनका जो है रूल भी स्थापित हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे इंडिया को। तो सब्सटेंशियल नंबर्स ऑफ आदिवासीज कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, मतलब कुछ जो कह सकते हैं आदिवासी है ना, अब क्या होने लगे थे, क्रिश्चियन धर्म में, क्रिश्चियनिटी में, जो उनका पहले रिलीजन होगा उसको छोड़ के क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने लग गए थे, धीरे धीरे कन्वर्ट होने लग गए थे। Which has emerged as a very important religion in modern आदिवासी हिस्ट्री, जिसको बहुत ही बड़ा ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट रिलीजन, मतलब महत्वपूर्ण रिलीजन माना जाता, धर्म माना जाता था आदिवासी हिस्ट्री में। क्लियर हुआ? आया समझ में? इनके अपने बिलीफ सिस्टम है, इन पर आसपास के रिलीजन का प्रभाव भी पड़ा है, और इनका प्रभाव भी, इन्फ्लुएंस भी आसपास के जो एम्पायर, जो किंगडम्स हैं, उन पर पड़ा है। क्लियर हुआ? आया समझ में? 19th सेंचुरी की बात की जाए तो काफ़ी जो मतलब कह सकते हैं बदलाव आए चीज़ों में। तो हमने देखा कि जो आदिवासी ग्रुप्स हैं कुछ वो क्या करने लगे थे, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने लग गए थे। क्लियर हुआ? आया समझ में? आगे बढ़े भाई, चलो। Adivasis have their own languages, most of them radically different from and possibly as old as Sanskrit. जो आदिवासी हैं उनकी खुद की लैंग्वेज होती है, आदिवासी जो ग्रुप्स होते हैं ना उनकी खुद की लैंग्वेज होती है। जैसे हमने जो दादू वाली स्टोरी पढ़ रहे थे, हेलन वाली हम देख रहे थे ना, आदिवासी फैमिली की स्टोरी पढ़ रहे थे हम, तो उसमें नहीं कहती बच्ची कि मैं स्कूल में संथली लैंग्वेज जो घर में बोली जाती थी मैं वही बोलती थी स्कूल में, मुझे हिंदी आती नहीं थी। दैट मीन्स संथल एक जो है ट्राइबल ग्रुप होता है, तो उनकी लैंग्वेज है संथली, तो वही वो बोलती है, तो दैट मीन्स इनकी खुद की लैंग्वेज होती है। तो जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं उनकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, और जो ज़्यादातर उसमें कहेंगे डिफरेंट फ्रॉम एंड पॉसिबली एज ओल्ड एज संस्कृत, मतलब वो अलग अलग रहेंगी
और कैसी रहेंगी, इतनी पुरानी है शायद जितनी संस्कृत लैंग्वेज है, उतनी पुरानी हमें मिलेंगी जितनी पुरानी संस्कृत लैंग्वेज है। which have often deeply influenced the formation of mainstream Indian languages like Bengali। मतलब ये जो टर्म है मेन स्ट्रीम, ये जो टर्म है मेन स्ट्रीम यानी मेन, अगर आपकी क्लास में टीचर एक बच्चे की बहुत बात करती है, उसने कुछ बोला तो टीचर सुनती है ध्यान, अगर उसने बोलेगा मैम हमें मतलब हमें ये करना है, हमें आज पढ़ना नहीं, तो टीचर उसकी चलो मान लेगी, तो मतलब मेन है वो, मेन स्ट्रीम, उसका मतलब डोमिनेशन है, उसके प्रभाव है क्लास में, हावी है मतलब सब पे। क्यों, वो बात अलग है, उसने अपनी पोजीशन मेहनत से बनाई, भाई अच्छा पढ़ने में अच्छा बच्चा है, वो बात अलग है, बट मेन स्ट्रीम मेन है, मेजॉरिटी मतलब बेसिकली दिख रहा है सामने। तो ऐसे ही जो मेन स्ट्रीम लैंग्वेज, जो मेन लैंग्वेजेस हम बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम मेन लैंग्वेज अभी क्या कहेंगे, हम हिंदी इंग्लिश बोलते हैं ज़्यादातर हम यही बोले ना, हिंदी इंग्लिश, ऐसे और भी मेन लैंग्वेज है, बंगाली, पंजाबी, बहुत सी हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो मेन लैंग्वेजेस हैं उनको बनने में भी, उनके फॉर्मेशन में भी ये जो ट्राइबल लैंग्वेजेस है इनका इम्पैक्ट पड़ा है। मतलब फॉर एग्जांपल, जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे कि हिंदी लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, आपको जस्ट बता रही हूँ, ऐसा उसको लिटरली मत लेना, एग्जांपल के तौर पे कि हिंदी लैंग्वेज है तो समझो कुछ उसमें ट्राइबल लैंग्वेज का इम्पैक्ट है, मतलब इन्फ्लुएंस है, कुछ वर्ड्स आए होंगे, कुछ तौर तरीका जो ट्राइबल लैंग्वेज का है वो हमारी हिंदी लैंग्वेज में आया होगा। तो बस वही कहना चाह रहे हैं कि ऐसे ही मेन स्ट्रीम लैंग्वेज के फॉर्मेशन में इनका प्रभाव रहा है, किसका, आदिवासी लैंग्वेजेस का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल लिया है, बंगाली का। यहाँ पे मैं तो ऐसी जस्ट आपको ऐसे एक हाइपोथेटिकल आप ऐसे ही बोल रही थी हिंदी का, बट यहाँ पे हमें अच्छा एग्जाम्पल है बंगाली। तो बंगाली लैंग्वेज जब फॉर्म हो रही होगी, बनाई गई होगी, तब ट्राइबल लैंग्वेज भी उसमें का प्रभाव उस पर होगा। क्लियर हुआ, आया समझ में? आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। Santhali has the largest number of speakers and has a significant body of publications including magazines on the internet or in e-zines। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो संथली है ना, लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स है। जो संथली क्या है, संथली ट्राइबल लैंग्वेज है, उसको बोलने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, संथली लैंग्वेज को बोलने वाले बहुत सारे लोग हमें मिल जाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं स्पीकर्स बहुत सारे हैं, इसके बोलने वाले लोग बहुत हैं, और इसका एक पब्लिकेशन मतलब हैज अ सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ पब्लिकेशंस इंक्लूडिंग मैगजीन्स ऑन द इंटरनेट और ई-जिन्स। मतलब क्या है, जो भी मैगजीन्स वगैरह पब्लिकेशन पब्लिश होती है तो उसमें इनका मतलब हमें संथली लैंग्वेज का प्रभाव दिखेगा, मतलब वो लैंग्वेज दिखेगी। तो इसको बोलने वाले बहुत से स्पीकर्स हमें मिलेंगे, किसको, संथली लैंग्वेज को। क्लियर हुआ, संथली क्या है, एक ट्राइबल लैंग्वेज है। ट्राइबल लैंग्वेज का प्रभाव मेन स्ट्रीम लैंग्वेज में पड़ता है क्या, पड़ा है, जी हाँ पड़ा है। क्लियर हुआ, आया समझ में, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं। चलो अब आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग, ये आदिवासीज और स्टीरियोटाइपिंग का क्या रोल है, जरा इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। किसको, आदिवासी एंड स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइप पता है 6th 7th वगैरह में सब में पढ़ा होगा आपने, क्या है, हम क्या करते हैं जब फिक्स इमेज क्रिएट करते हैं, व्हेन वी क्रिएट फिक्स इमेज फॉर अ पर्सन, आदिवासी स्टीरियोटाइप, मतलब हम बोलेंगे कि अरे ये तो ऐसा दिख रहे हैं, मतलब अगर कोई डिसेबल बच्चा है, वो व्हील चेयर पे बैठा है, तो उसको देख के हम बोलेंगे कि अरे ये तो डिसेबल है, तो हम क्या बोलेंगे, अरे ये ड्राइंग कैसे कर सकता है, इसको क्यों स्कूल में भेज रहे हैं, पढ़ कैसे सकता है, अरे वो पैरों से नहीं चल पाता ना, उसको पैरों की प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो दिमाग भी नहीं चल सकता। तो हम क्या करते हैं, स्टीरियोटाइप एक वो बना लेते कि जो उसको देखेगा ना, यही सोचेगा अरे ये तो अलग ही अबनॉर्मल टाइप का बच्चा है, इसके पैर में प्रॉब्लम है, यानी अबनॉर्मल है, ये हमारे जैसा नॉर्मल बच्चा नहीं, वो नॉर्मल ही है बट उसके पैरों में प्रॉब्लम है। तो आपने क्या जज कर लिया कि वो ना पढ़ाई कर सकता है, ना ड्राइंग कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। ये क्या है, आपने अपनी तरफ से एक इमेज, पर्टिकुलर इमेज बना के रख ली। क्लियर हुआ, इवन ये पर्सन ही क्यों, आप किसी रिलीजन या ग्रुप, किसी कम्युनिटी के लिए भी बना सकते हो। जैसे कोई कम्युनिटी का पर्सन है, हम देखते हैं कि अरे 1-2 लोगों से हमारा मिलना जुलना, इंटरेक्शन हुआ, तो हमने देखा कि ये लोग बड़े मतलब बदतमीज़, मतलब बहुत अच्छे से बात नहीं करते, उल्टे उल्टे जवाब देते, तो हम क्या बोलेंगे, 1-2 लोगों को, सिर्फ 1-2 लोगों से बात करने के बाद हम बोलेंगे यार इन लोग, इसी कम्युनिटी वाले ऐसे ही होते हैं, ये लोग ऐसे ही बड़े बदतमीज़ होते हैं, मतलब पता नहीं किस बात का घमंड होता है, इनको इनसे बात ही नहीं करनी चाहिए, इनसे जुड़ना ही नहीं चाहिए।
तो हम क्या करें, धारणा बना रहे हैं ऐसी। जैसे हमें किसी कम्युनिटी वाले में लोग एक दो चार फैमिली दिख जाएगी जो खूब बोलती, खूब बात करती, बाहर घूमती रहती है, तो हमें लगेगा इनके सब ऐसे ही होते, बस बाहर ही पड़े रहते हैं, ये होते ही ऐसे, इस तरीके से। In India, we usually showcase आदिवासी communities in particular ways. अगर हम ये स्टीरियोटाइप को आदिवासी के साथ समझे तो हम क्या करते हैं, जब भी हम आदिवासी कम्युनिटी को देखते हैं तो हमारे माइंड में वो आता है कि जंगल का सीन आएगा और भाला पकड़े, सर पे कुछ ऐसे पहने हुए और ऐसे फेस पे मार्क्स हैं और इस टाइप का ऐसे स्कर्ट जिस टाइप का नहीं, कलरफुल ऐसा उनका रहता है पहने हुए, और यहाँ पे कुछ इस टाइप का कपड़ा जो भी बांधा हुआ है हम, और ऐसे भाला जैसे बोलते हैं यार इस टाइप का रखा हुआ है, और झिंगा लाला हूँ कर रहे हैं, अजीब अजीब सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे जो भी कर रहे हैं इस तरीके का। तो ऐसा हमारे माइंड में आता है। आपके माइंड में हो सकता है कोई और इमेज आती है, बट ऐसी इमेज आती है। क्यों आती है ये इमेज? ये स्टीरियोटाइप है, हमने ऐसा बांध रखा है कि ये ऐसे ही होते हैं, हम इनको और तरीके से देख ही नहीं पाते। हमें लगता है तो ऐसी बैकवर्ड लोग होते हैं, पुराने टाइप के लोग होते हैं, मतलब ऐसी जंगलों में रहते हैं, मतलब शेड्यूल कास्ट वाले, शेड्यूल ट्राइब्स वाले, जिनको इंडियन गवर्नमेंट शेड्यूल ट्राइब्स का कहती है, एसटी वाले, तो मतलब वो कुछ नहीं कर सकते। अरे आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन के बैठे हैं वो लोग अच्छी अच्छी जॉब्स में। क्यों है अच्छी अच्छी जगहों पर? भाई मेहनत से, और मेहनत से तो है ही, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अब आपका बात ये प्रूफ थोड़ी हो गई कि जो आप सोच रहे थे वो बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ? आया समझ में? आप क्या सोच रहे थे? आप तो ये सोच रहे थे कि अरे हाँ ये लोग तो ऐसे ही होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम जब भी आदिवासी अपने माइंड में लाते हैं तो हमारे माइंड में एक पर्टिकुलर इमेज उनकी आती है, कैप्चर होती है। दैट मीन्स ये स्टीरियोटाइप ही है। तो इन इंडिया वी यूजुअली शोकेस आदिवासी कम्युनिटीज इन पर्टिकुलर वेज। हम क्या करते हैं, इंडिया में जो आदिवासी कम्युनिटी है उनको एक पर्टिकुलर तरीके से ही सोचते हैं, देखते हैं। Thus, during school functions or other official events or in books and movies, Adivasis are invariably portrayed in very stereotypical ways, in colorful costumes, headgear and through their dancing. अब जैसे हम स्कूल या स्कूल फंक्शन हो गया, या हम कुछ ऐसा देखते हैं, कुछ भी ऐसे ऑफिशियल इवेंट्स देखेंगे, या हम बुक देखेंगे, मूवीज देखेंगे, मैगजीन्स देखेंगे, अगर हमें आदिवासी ग्रुप दिखाया जाता है तो कैसा दिखाएगा, कैसा दिखाया जाता है कि बड़े ही उस तरीके से कलरफुल कपड़े पहने, हेड गियर पहने हैं और डांस कर रहे हैं, हमें ऐसे ही दिखाया जाएगा। चाहे टीवी, जो मैं आपको इमेजिन जो बता रही हूँ कि मुझे ऐसा दिखता है, क्यों दिखता है? क्योंकि टीवी में दिखाया ऐसे गया है, आपने ऐसे ही देखा होगा। अगर आपकी, जैसे हमने अभी देखा ना, ये जो हम स्टोरी बोर्ड पढ़ रहे थे, तो परेड में भी अगर जो ट्राइबल ग्रुप है वो डांस करते हुए दिख रहा है, तो यही सोचते कि इनको डांस करते हुए क्यों दिखाते हैं, और चीज़ें नहीं कर पाते। तो ड्यूरिंग आर स्कूल फंक्शंस इवन और इन जो ऑफिशियल इवेंट्स हो गए, बुक्स हो गए, मूवीज़ हो गए, सब जगह जो आदिवासीज हैं उनको एक स्टीरियोटिपिकल वेज में ही बताया जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर वेज में बताया जाता है कि भाई हाँ ये ऐसे ही हैं, इन कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, हेड गियर एंड थ्रू देयर डांसिंग। ठीक है? Besides this, we seem to know very little about the realities of their lives. पर इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें उनकी ज़िंदगी कैसी, रियल जो रियलिटी है उनकी लाइफ की, वो हमें पता ही नहीं है। जो उनकी लाइफ की रियलिटी है वो हमें क्या है, वो हमें पता ही नहीं है। हम तो बस यही सोचते हैं क्योंकि हमें दिखाया ही जाता है, हम क्या करें। अगर मैं आपको बताऊंगी कि आदिवासी ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, तो आपको ये लगेगा ना कि हाँ ऐसे ही होते हैं, हमने तो ऐसे ही देखे। फिर आप किसी को बताओगे तो यानी स्टीरियोटिपिकल इमेज बना रखी है। अगर मैं आपको बताऊंगी कि नहीं हमेशा ऐसा नहीं होता, अलग होता है, तब आपकी बोलेंगे ना, आँख खुलेगी, आपका दिमाग खुलेगा कि हाँ बात तो सही है, एक जैसे थोड़ी होते, हमेशा यही थोड़ी हो सकता। आया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो। This often wrongly leads to people believing that they are exotic, primitive and backward। और इसी के कारण कई बार हम उन्हें क्या सोचते हैं, भाई बड़े बाहर के अजीब से लोग हैं, पुराने और बैकवर्ड लोग हैं, मतलब पुराने टाइप के, ऐसा लगता है अलग ही लोग हैं, अलग ही दुनिया से आए हैं, पुराने लोग हैं और बड़े पिछड़े लोग हैं, बैकवर्ड है, मतलब ये कुछ भी नया इनोवेटिव कुछ नहीं कर सकते, मॉडर्न लोग तो हैं ही नहीं, पुराने टाइप के लोग हैं। ऐसे ही मानते हैं कि जैसे इनको कुछ आता ही नहीं है, एवं ही बस। Often Adivasis are blamed for their lack of advancement as they are believed to be resistant to change or new ideas। आदिवासीज को कैसे देखा जाता है? are blamed to for their lack of advancement, मतलब उनको क्या ब्लेम किया जाता है कि उनका जो एडवांसमेंट है, आजकल मैंने बताया ना कि हम क्या बोल रहे हैं, मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न लुक है, मॉडर्न थॉट्स हैं, ये लोग कैसे बैकवर्ड हैं, है ना, ये तो इनके अंदर एडवांसमेंट आया ही नहीं, एडवांस है ही नहीं। As they are believed to be resistant to change or new ideas, मतलब इनको ऐसा माना जाता है कि इनको कुछ नया सीखना ही नहीं, ये नया सीखना चाहते ही नहीं, ये ऐसे ही रहते, पुराने से बैकवर्ड पिछड़े लोग, ऐसा माना जाता है, हमसे अलग ही होते हैं। ये
मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये हमने इमेज बनाई हुई है इनके लिए, और इसी इमेज को क्या बात बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं इसे, स्टीरियोटाइप्स। तो यही टाइपिकल इमेज हमने इनके लिए, आदिवासी इस ग्रुप के लिए बनाई हुई है कि पिछड़े होते हैं, बैकवर्ड होते हैं, या कुछ मॉडर्न करना ही नहीं चाहते, आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। You will remember that you read in class 6 book how stereotyping particular communities can lead to people discriminating against such groups. आपने बोल रहे, अगर याद होगा, आपने क्लास 6 की बुक में पढ़ा होगा कि कैसे भाई जो स्टीरियोटाइपिंग है पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ के लिए जो रहती है, जो स्टीरियोटाइप से रहती है पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ के लिए, कैन लीड टू पीपल डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट सच ग्रुप्स। अगर हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को स्टीरियोटाइपिकल वे में देखते हैं कि हाँ भाई ये ऐसे ही हैं, तो इससे क्या क्रिएट होता है। अगर मैं सोच लूँगी कि दो लोग हैं, अब एक कम्युनिटी के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि अरे ये तो मतलब एक दो लोगों से मैंने बात करी तो मुझे ऐसा लगेगा हाँ ये लोग तो अच्छे नेचर के होते हैं, ऐसे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सभी बहुत अच्छे हों, सभी बड़े ही ऑनेस्ट हों, और एक आध दो हमने देखे थे कि जो बड़े ही ऐसे थे कि मतलब ही बात ही नहीं कर रहे थे। तो आपके सामने अगर उसी कम्युनिटी का कोई बैठा है तो आपके माइंड में आएगा हाँ ये लोग तो ऐसे होते हैं, आपके दिमाग में वो स्टीरियोटाइप बैठा हुआ है। इसके कारण अब वो दोनों आपके सामने हैं, आप बात कर रहे हो, तो आप दूसरे वाला, भले ही वो आपसे थोड़ा रूडली बात कर रहा हो, जिसको आप बोल रहे थे कि उसकी कम्युनिटी में तो सब बढ़िया रहता है, वो भले ही आपसे रूडली बात कर रहा हो तो भी आप वो नोटिस नहीं करोगे, आपको लगेगा नहीं ये लोग तो अच्छे होते हैं, ये तो उसका तरीका होगा। और जो दूसरा बड़े स्वीटली बात कर रहा हो, पर आपको पता है, आपको ऐसा लगता है कि ये लोग बड़े मतलबी होते, तो आपको लगेगा जरूर मतलब से ही स्वीटली बात कर रहे हैं, बड़ा मतलबी है, अपना काम निकालने के लिए ना मुझसे अच्छे से बात कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हो आप, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। आप उसके साथ फिर भी ज़्यादा बात करोगे, उसकी ज़्यादा हेल्प करना चाहोगे, भले ही वो आपसे थोड़ा सा रूडली बिल्कुल स्ट्रिक्ट वे में बात कर रहा हो, और वो बेचारा बड़े प्यार से आपसे हेल्प ले रहा हो, तो आप नहीं करोगे, आप अवॉइड करोगे। क्यों? क्योंकि आपने इमेज बना ली कि ये लोग मतलबी होते, मतलब निकालने के लिए काम करवा रहे हैं मुझसे, और ये है रूड पर ये अच्छे हैं, ये बाद में ज़रूर मेरी हेल्प करेगा। या आपने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, भेदभाव कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने इमेज ऐसी बना रखी थी ऐसे ही होते हैं। अब मैं इसके क्यों एग्जांपल लूँ, हम बात करें गर्ल्स एंड बॉयज़ की, तो गर्ल्स एंड बॉयज़ में भी ऐसा होता है ना कि अगर भाई कोई कंपनी है जहाँ पे टेक्निकल काम है तो हम जॉब पे रख रहे हैं, तो कोई लड़की इंटरव्यू देने आई, उसने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, लड़का इंटरव्यू देने उसने भी अच्छा दिया, बट इतना अच्छा नहीं जितना गर्ल ने दिया। तो आपके माइंड में आएगा कि अरे यार एक काम करते हैं, ये लड़का है ना इसको हायर कर लेते हैं, भले कम है सीख जाएगा लड़का, हायर कर लेते हैं, क्योंकि लड़कियाँ इतना टेक्निकल काम फालतू मैनेज कर नहीं पाएगी, हमारा नुकसान होगा। ये क्या करा आपने, डिस्क्रिमिनेशन कर लिया। उसको जो कैपेबिलिटी ना देख के आपने जो स्टीरियोटाइपिकल इमेज बनाई थी कि लड़की है टेक्निकल काम नहीं मैनेज कर पाएगी, आपने उसको अवॉइड करा और लड़के को जॉब पे रखा। तो ये क्या है, स्टीरियोटाइप आपने क्रिएट करा, और इससे आपका क्या हुआ, आपने भेदभाव करा यानी डिस्क्रिमिनेशन करा। क्लियर हुआ? आगे बढ़े भाई, चलो। As you have already read in your history textbook, forests were absolutely crucial to the development of all empires and settled civilization in India. अब हम देखेंगे आदिवासी एंड स्टीरियोटाइपिंग। हमने देख ली कि कैसे हम क्या करते हैं, स्टीरियोटाइप क्रिएट करके रखते हैं ना, एक फिक्स इमेज बना के रखते हैं कि हाँ भाई ये ऐसे हैं, ये ऐसे ही रहेंगे, बैकवर्ड है, प्रिमिटिव है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आदिवासी और डेवलपमेंट, आदिवासी और विकास का क्या साथ है ये देखते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जैसे कि हमने हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में पढ़ा, आपने हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में पढ़ा कि जो फॉरेस्ट हैं वो बड़े ही क्रूशल हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं। किसके लिए? अगर कोई भी एम्पायर या सिविलाइजेशन सेट करना हो, उसको फ्लोरिश होना हो, तो फॉरेस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको याद हो, आपने 6th क्लास में हिस्ट्री पढ़ी होगी, 7th में भी अभी भी पढ़ ही रहे होंगे, और मैं तो पढ़ा ही रही हूँ आपको हिस्ट्री। तो हमने एक चीज़ क्या देखी, चलो अभी तो मॉडर्न हिस्ट्री है, बट अगर हम मिडाइवल या एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो उसमें मगध की जैसे बात करें तो मगध का हम बोलते हैं कि वहाँ पे बड़े ही फ्लोरिश एम्पायर है। क्यों है? बढ़िया फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट से वुड मिल रहा है, और भी चीज़ें मिल रही हैं। फॉरेस्ट में हाथी मिलेंगे, तो हाथी को पकड़ के भाई क्या करा, हाथी को पकड़ के भाई उनको यूज़ कर रहे हैं आर्मी वगैरह में। तो क्या है, फॉरेस्ट कितना एसेंशियल है, कितना काम आ रहा है ना। ऐसे और भी चीज़ों के लिए हो सकता है, मेडिसिनल दवाई वगैरह या जड़ी बूटी वगैरह फॉरेस्ट से मिल गई, फ्रूट्स मिल गए, बहुत सी चीज़ें फॉरेस्ट से अवेलेबल होती है। तो किसी भी एम्पायर या सिविलाइजेशन के फॉरेस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राजा महाराजा जाते थे भाई वो करने के लिए, शिकार करने के लिए फॉरेस्ट ही तो जाएंगे, पानी में तो नहीं जाएंगे, या खाली जमीन पे तो नहीं दौड़ेंगे, घास के मैदानों में दौड़ रहे हैं भाई, वो जा रहे हैं जंगलों में शिकार करने, या जो लोग हैं हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं। तो ये सब कहाँ हो रहा है? ये सब जंगलों में हो रहा है, फॉरेस्ट में हो रहा है। तो किसी भी एम्पायर और सिविलाइजेशन के लिए फॉरेस्ट क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपने चीज़ पढ़ी है हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में कि क्रूशल रोल है
अगर कोई भी एम्पायर या किसी भी सिविलाइजेशन का डेवलप हुआ तो किससे हुआ? ये फॉरेस्ट के थ्रू ही हुआ. Metal ores like iron and copper and gold and silver, coal and diamonds, invaluable timber, most medicinal herbs and animal products, wax, like honey and animals themselves, elephants, the mainstay of imperial armies, जैसे कि मैंने बताया, all came from the forest. इतनी important चीज़ें सब जंगलों से ही मिलती हैं. उसमें से कुछ तो मैंने आपको बता ही दी, एलिफेंट वगैरह हो गया, एनिमल्स हो गए, है ना, हर्ब्स हो गए, या कुछ भी जड़ी बूटियाँ हम बोलते हैं मेडिसिनल हर्ब्स, ये सब मिल जाते हैं. तो अगर हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स में जैसे हमें आयरन कॉपर मिल गया, गोल्ड सिल्वर मिल गया, कोल डायमंड मिल गया, है ना, डायमंड और गोल्ड की तो क्या वैल्यू है ना, और टिम्बर मिल गया. तो ये सब जो भी चीज़ें हैं, मेडिसिनल हर्ब हो गए, एनिमल भी हो गए, सब क्या है, ये सब किससे मिलते हैं? ये सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से, दैट मीन्स जंगलों से मिलती है. नो डाउट, कोई डाउट तो नहीं. क्लियर? आया समझ में? आगे बढ़े, चलो. In addition, the continuation of life dependent heavily on forest that help recharge many of India's rivers and is becoming clearer now, crucial to the availability and quality of our air and water. अगर इसके एडिशन, इसके साथ और बात करें तो जो कंटिन्यूएशन है किसका, जो लाइफ डिपेंडेंट हेविली ऑन फॉरेस्ट, मतलब जो लाइफ है शुरू से ही देखा गया है कि किस पे डिपेंडेंट है, हेविली फॉरेस्ट पे निर्भर है जिंदगियाँ. ठीक है. दैट हेल्प रिचार्ज मैनी ऑफ इंडियाज रिवर. क्यों? क्योंकि जिससे भाई जो इंडिया की नदियाँ हैं, इंडिया की इतनी सारी रिवर्स है, बड़ी बड़ी जो नदियाँ, बड़ी छोटी जो भी हैं, ये सब के लिए फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी है. एंड एज बिकमिंग क्लियर नाउ, पर क्या हो रहा है अब, धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्लियर हो रही है. क्रूशल टू द अवेलेबिलिटी, क्रूशल है अवेलेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ एयर, आर एयर एंड वाटर, मतलब हमारे एयर की क्वालिटी या वाटर की क्वालिटी के लिए ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉरेस्ट. Forest covered the major part of our country till the 19th century, and the Adivasis had a deep knowledge of, access to, as well as control over most of these vast tracts, at least till the middle of the 19th century. फॉरेस्ट की बात करें तो पहले बहुत अच्छा खासा जंगलात भरा एरिया हमारे पास रहा करता था. तो फॉरेस्ट जो कवर की बात करें तो मेजर पार्ट था हमारी कंट्री का. कब तक? जब तक 19th सेंचुरी आई. 19th सेंचुरी तक भाई फॉरेस्ट हमारे इंडिया की बात करें तो काफ़ी जगह, मतलब एरियाज में फैला हुआ था, खूब सारे फॉरेस्ट थे, मतलब जंगल थे. एंड द आदिवासीज हैड अ डीप नॉलेज ऑफ. हम क्यों फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं? हम फॉरेस्ट की बात किससे रिलेट करके कर रहे हैं? आदिवासी. किससे? क्योंकि हमें पता है कि आदिवासी भाई एसोसिएटेड हैं किससे? फॉरेस्ट से ही उनकी जीविका चलती. ज़्यादातर जो दादू वाली स्टोरी, उसमें सबसे पहले फॉरेस्ट ही तो रिजर्व करा गया, फॉरेस्ट ही छीना गया. दैट मीन्स फॉरेस्ट एक क्रूशल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आदिवासी के लिए. ठीक है. अब ये कह रहे हैं कि इनका नॉलेज, अब जब फॉरेस्ट आदिवासी के लिए इतना ज़रूरी है तो यानी उनको नॉलेज होगा फिर कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती है. हम बोलते हैं ना कि अरे यार ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कोई भी चीज़ है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए हम, इसका मतलब मेरे पास उसका अच्छा खासा नॉलेज है. ठीक है. So the Adivasi had a deep knowledge of, access to, as well as control over most of these vast tracts, at least till the middle of the 19th century. मतलब middle of the 19th century तक ये देखा गया, ये देखी जाए चीज़ें, तो क्या कह रहे हैं कि इनका जो है पहले तो मतलब 19th सेंचुरी तक देखा जाए तो इनका रोल, मतलब जो फॉरेस्ट है बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं. और जो आदिवासी ग्रुप है इनको बहुत अच्छे से यूज़ करना जानते हैं, इनके फ़ायदे जानते हैं और वो एक्सेस भी कर पाते थे. लेकिन अब जो है इनका जो कंट्रोल है बहुत ही कम हो गया था मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी में. फिर चीज़ें बदली तो 19th सेंचुरी में मिडिल होते होते बीच में जब पहुँचे कुछ सालों बाद तो चीज़ें क्या हुई, बदलने लग गई थी. क्लियर हुआ? आया समझ में? कैसे बदली, क्या हुआ, वो अभी हम देखेंगे. ठीक है. क्योंकि यूजुअली इस टाइम पे भाई ब्रिटिशर्स थे. अब ब्रिटिशर्स तो कुछ भी नहीं छोड़ रहे थे, हर चीज़ उनको चाहिए थी, हर चीज़ उनको क्या थी, हर चीज़ उन्हें चाहिए रहती थी. क्लियर हुआ? आया समझ में? आगे बढ़े भाई, चलो. This meant that they were not ruled by large states and empires. इसका मतलब अगर हम बात करें इनमें, ये जो फॉरेस्ट की बात करें तो इनको मतलब कोई भी लार्ज स्टेट या रूल्स या मतलब एम्पायर, इन पे कोई रूल नहीं का, किसी का राजपाट नहीं था, मतलब ये फ्री थे, इनमें फ्रीली एक्सेस किया जाता था, किसी की रोक टोक नहीं थी कि भाई किसी राजा से जो है फरमान जारी करवा रहे हैं तब जाके हमें ऑर्डर मिलेंगे और हम फॉरेस्ट में जाएंगे, या हम किसी परमिशन लेंगे तब हम फॉरेस्ट में जाएंगे, या तभी हम फॉरेस्ट से बाहर आ पाएंगे. ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं था इन पे.
Instead, often empires heavily dependent on आदिवासी for the crucial access to forest resource. बल्कि इसके बजाय ये भी देखा गया कि जो एम्पायर्स थे भाई, जो राजा महाराजा थे, है ना, वो किस पे डिपेंडेंट थे, वो इन आदिवासी इस पे डिपेंड करते थे ताकि फॉरेस्ट रिसोर्स मिल सके। कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें भाई फॉरेस्ट की जो काम आ रही हैं तो किन के थ्रू मिलती थी, या आदिवासी इसके थ्रू ही मिलती थी, तो उन पे डिपेंड करते थे उल्टा। और हम तो कह रहे हैं बड़े ही किसी काम के नहीं है, तो ऐसे ही है। अब समझ में आया कि भाई राजा महाराजा तक इन पे डिपेंड करते थे। This is radically contrary to our image of Adivasis today as somewhat marginal and powerless community. फिर हम आज on the contrary अगर बात करें तो आज opposite way में हम समझे चीज़ों को, तो हम क्या समझते हैं इनको? आज के टाइम पे हम अगर देखें, आज के टाइम पे भी क्या, या हम देखें इन चीज़ों को, तो हम इन कम्युनिटी को क्या समझते हैं? हम इनको एक तो कम समझते हैं, मार्जिनल बिल्कुल साइड कर देते हैं। दूसरा, इनको पावरलेस समझते कि इनमें कुछ ताकत ही नहीं है। ताकत एज इन मतलब कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ये हमारे लिए क्या करेंगे, ये ज़माने के लिए क्या कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, किस काम आ रहे हैं, इनकी कोई ऐसी खास ज़रूरत है ही नहीं। अब समझ में आ रहा है क्या ज़रूरत है क्या नहीं है? भाई फॉरेस्ट के बारे में सारा नॉलेज है, एक्सेस करते हैं, उसमें काम करते हैं, और राजा महाराजा तक इन पे डिपेंड करते थे, तो यानी ये क्रूशल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। In the pre-colonial world, they were traditionally ranged hunter, gatherers and nomads and lived by shifting agriculture and also cultivation in one place. Pre-colonial period, ये colonial period क्या है? ये कॉलोनियल पीरियड क्या है? मैंने आपको चैप्टर में फर्स्ट में पढ़ाया था, कॉलोनाइजेशन पढ़ाया था ना मैंने। हिस्ट्री में कॉलोनाइजेशन पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, है ना? याद है कि नहीं है कि भूल गए? जब क्या होता है, एक कंट्री दूसरी कंट्री या एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को क्या रिलीजियसली, सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली हर तरीके से सब्जुगेट कर ले, क्या कर ले, अपने अधीन ले ले, अपने अकॉर्डिंग सब कुछ बदल डाले, पूरा बोलते ना पूरा पासे ही पलट दिया, कैसा था और कैसा अब दिखने लग गया, कैसा हो गया, सब कुछ अपने हिसाब से, तो उसको कॉलोनाइजेशन हमने कहा था। ऐसे ही प्री कॉलोनियल पीरियड यानी किसका, ब्रिटिशर्स के रूल के पहले की बात करी जाए, पहले की, तो क्या थे ये लोग भाई? ये लोग हंटर गैदरर्स थे, नोमेड्स भी थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी करते थे और सेटल कल्टीवेशन में भी थे। मतलब हंटिंग गैदरिंग कहाँ करेंगे? अगर आप शिकार करने जा रहे हो तो कहाँ करने जाओगे? सड़कों पे तो जाओगे नहीं, तालाब पे तो तैर के, रिवर्स पे तो जाओगे नहीं, किस पे जाओगे भाई? आपको कहाँ मिलेंगे जानवर, कहाँ मिलेंगे? जंगलों में। तो शिकार करने कहाँ जाओगे भाई? अगर आप, जैसे आप लोग हैं, कुछ ट्राइब्स कैसी होती है भाई, हंटिंग गैदरिंग पे जीती हैं, हंटिंग गैदरिंग ही ज़्यादा करती हैं, क्योंकि एनिमल्स मिलते हैं, उनके मीट वगैरह लोग खाते हैं, शेयर करते हैं, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। या फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, तो हंटिंग गैदरिंग करते हैं। कहाँ होगा? फॉरेस्ट में ही होगा ना। तो फॉरेस्ट में होगा, दैट मीन्स फॉरेस्ट में एक्सेस है, ईजिली मूव कर सकते, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, किसी का डर नहीं है कि पूछ के जाएं क्या करें, अरे जाएं कि नहीं जाएं, ऐसी कोई टेंशन नहीं, फ्रीली आप एक्सेस कर सकते थे, फ्रीली आप मूव कर सकते थे फॉरेस्ट में। एंड नोमेड्स कौन थे? नोमेड्स भाई आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, जो जैसे नोमेड्स वो होते हैं जो खानाबदोश लोग, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। क्यों करते हैं? घुमक्कड़ लोग होते हैं क्या? बड़ा अच्छा लगता है क्या घूमना? नहीं, इनकी ज़िंदगी ऐसी चलती। जैसे उसमें भी फेमस बंजारेज हैं, जिनको ट्रेडर नोमेड भी कहा जाता है। क्या करते हैं ये भी ट्राइबल ग्रुप के लोग होते हैं। ये एक जगह से सामान खरीदेंगे और दूसरी जगह भाई बेचेंगे। एक जगह से सामान खरीदा, दूसरी जगह सेल कर दिया, फिर वहां से कोई सामान खरीदा, दूसरी जगह सेल कर दिया। मैं कोई कथक की स्टेप नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, वरना आप सोचो मैम कथक कर रही हैं, भरतनाट्यम कर रही, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। मतलब एक जगह से सामान खरीदा सस्ते में, दूसरी जगह जहाँ महंगा है वो सामान बेच दिया। तो ऐसे ही इनकी लाइवलीहुड चलती थी। मतलब फैमिली के साथ अपने जानवर जिन पे सामान ढो के ऐसे बैग पे रख के ले जा रहे हैं, पूरा इनकी लाइफ ऐसी चलती थी। कहीं एक जगह टिकते नहीं थे, 3-3 महीने बाद, हर कुछ टाइम बाद ट्रैवल करते थे। तो नोमेड्स हो गए। या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की बात करें, और कल्टीवेशन इज वन प्लेस, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और सेटल कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो भाई बार बार शिफ्ट करते हैं, एक जगह करी खेती, उसके बाद वो ज़मीन खराब हो गई, फिर दूसरी जगह करी। सेटल कल्टीवेशन एक ही जगह पे कल्टीवेशन कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से शिफ्टिंग कल्टीवेशन मुझे ज़्यादा समझाने की, आपको एक्सप्लेन करने की शायद ज़रूरत ही ना पड़े। क्यों? क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमने ज्योग्राफी सेक्शन में इतने अच्छे से पढ़ा है, इतने अच्छे से पढ़ा है, फिर हिस्ट्री में भी इतने अच्छे से पढ़ा है, इतने ज़्यादा अच्छे से पढ़ा है कि अब सिविक्स में भी आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। मतलब 8th की, सोशल साइंस की, तीनों बुक्स में शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो भाई डोमिनेट कर रहा है, बड़ा ही, मतलब मेन स्ट्रीम कह लीजिए, मेन बिल्कुल दिख रहा है।
तो मुझे नहीं लगता मुझे एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अब ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगी तो यानी बाकी दो में ध्यान दिया ही नहीं आपने, जब मैं ज्योग्राफी पढ़ा रही थी या हिस्ट्री में बता रही थी, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अब बात करते हैं सेटल कल्टीवेशन की, जो एक ही जगह पे कर रहे हैं कल्टीवेशन। दैट मीन्स क्या है, इसका मतलब ये कि हर चीज़ के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंड करते थे। हर चीज़ प्री कॉलोनियल पीरियड से पहले फॉरेस्ट से रिलेट होके करते थे। क्लियर हुआ, आया समझ में? चल, although these remain for the past 200 years, Adivasis have been increasingly forced through economic changes, forest policies and political force applied by the state and private industry to migrate to lives as workers in plantation, at construction sites, in industries and as domestic workers. क्या बोल रहे हैं कि प्री कॉलोनियल पीरियड मतलब कॉलोनाइजेशन से पहले की बात अलग है, बट उसके बाद चीज़ें बदली। इकोनॉमिकली, सोशली इनके लाइवलीहुड में हर तरीके से बहुत ज़्यादा असर पड़ने लग गया। इन्हें भाई अपनी जगह छोड़ छोड़ के जानी पड़ी। क्यों? ब्रिटिशर्स आ गए थे। वो क्या करने लग गए थे कि इनका जो लैंड है इनका फॉरेस्ट से रिजर्व कर दिया था, बैन कर दिया था कि प्रोहिबिट, अब आप जो है फॉरेस्ट के अंदर बिना परमिशन के या जा ही नहीं सकते। और कुछ फॉरेस्ट तो अपने फायदे के लिए कि अपने काम की चीजें वहां कराएंगे तो बिल्कुल ही रिजर्व कर दिया था, बिल्कुल बैन, एंट्री हो ही नहीं सकती। तो इससे भाई उनकी लाइवलीहुड छीन ली गई थी। अब जब लाइवलीहुड छीन ली जाएगी तो क्या होगा? छीनी किसने? ब्रिटिशर्स में जैसे स्टेट और प्राइवेट इंडस्ट्रीज हो गई, उन्होंने छीन ली। अब इन्हें क्या करना पड़ा? माइग्रेट होना पड़ा। माइग्रेट मतलब अभी अब अगर लाइवलीहुड छीन गई, आपसे क्या होता है, अगर आपको कुछ जीने का आपका आधार छीन गया तो आप क्या करोगे? आपकी जैसे किसी की जॉब अगर नहीं है, छोड़ दी, तो क्या वो बैठा रहेगा? वो दूसरी जगह ढूंढेगा ना। तो ऐसे ही भाई इन्हें क्या करना पड़ा? अपनी लाइवलीहुड के लिए अब दूसरी जगह माइग्रेट होना पड़ा। जैसे प्लांटेशन वर्कर में चले गए, जो प्लांटेशन में काम करने लगे लेबर, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने लग गए, है ना, और डोमेस्टिक वर्कर बन गए या घरों में काम करने लग गए। मतलब छोटे मोटे काम, थोड़ा बहुत पैसा कमा लें जो इनके लेवल के अकॉर्डिंग है। भाई वो ऐसे कोई हाईली एजुकेटेड तो रहते नहीं है, थोड़े बहुत पढ़ लिए या नहीं पढ़े लिखे रहते हैं ऐसे ही, तो क्या करेंगे? उनको ऐसे ही काम तो मिलेंगे। और ज़रूरी भी है, जब उनके भाई जंगल वगैरह एरिया छीन लिया गया तो कमाना तो है ही ना, 2 वक्त की रोटी तो अब छोटे मोटे काम करके ही करना पड़ेगा। For the first time in history, they do not control or have much direct access to the forest territories. पहली बार भाई इतिहास में ऐसा हुआ था कि उनका जो है कंट्रोल नहीं था, डायरेक्ट एक्सेस नहीं था फॉरेस्ट टेरिटरीज में। क्यों नहीं था डायरेक्ट? ब्रिटिशर्स आ गए थे, जो कंपनीज हैं उन्होंने क्या करा? खदेड़ खदेड़ के बाहर भगाने लग गए और बैन कर दिया, रूल्स बना दिए, कानून बना दिए कि कानून तोड़ोगे तो फिर भुगतना। अब क्या करें? डर किसको नहीं लगता भाई? डर लगता है। तो इस कारण भाई उनका जो डायरेक्ट एक्सेस है, पहली बार ऐसा हुआ कि उनसे छीना गया। आया समझ में? चल, From the 1830s onwards, Adivasis from Jharkhand and adjoining areas moved in very large numbers to various plantations in India and the world, Mauritius, the Caribbean and even Australia. 1830 onwards मतलब तब से बात करें तो क्या वो बोल रहे हैं? जो आदिवासी ग्रुप थे, आदिवासी जो झारखंड से थे और आसपास के एरियाज थे, वो क्या करने लग गए थे? वो अलग अलग जो बहुत से प्लांटेशन, जहाँ पे भाई प्लांटेशन होता हो, प्लांट कॉफ़ी प्लांटेशन हो गया, टी प्लांटेशन हो गया, बहुत अलग अलग इंडिगो प्लांटेशन, अलग अलग टाइप के प्लांटेशन, जो भी चीज़ें हैं उसमें काम करने लग गए थे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में, बाहर भी जाके काम करने लगे थे। जैसे मॉरिशियस जाना पड़ा, कैरेबियन जाना पड़ा, ऑस्ट्रेलिया। India's tea industries became possible with their labor in Assam. अगर हम इंडिया की टी इंडस्ट्री की बात करें, भाई चाय की खपत अब तो बहुत ही होती है इंडिया में, बट तब की बात करें तो पॉसिबल कैसे था? भाई लेबर, मजदूरों की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। क्यों? भाई चाय की पत्तियां लगी बागान में तो उनको तोड़ना, अब फसल है तो उसको ऐसे काटना बात अलग है, बट पत्तियां लगी उनको प्रॉपरली तोड़ तोड़ के ऐसे नहीं टांगे रहते से, इस टाइप का बकेट सा रहता है उनके पास, बांस का, बैम्बू का, और उसमें ऐसे ऐसे यूँ तोड़ते रहेंगे और ऐसे ऐसे डालते रहते हैं। तो खूब सारे वर्कर्स चाहिए रहते हैं। Today, there are 70 lakh आदिवासीज in Assam alone. अगर हम देखें आज के टाइम में कि 70 लाख आदिवासीज हमें आसाम में देखने को मिल जाएंगे। सिर्फ अगर आसाम की बात करें तो आसाम में अभी कितने आदिवासी हमें देखने को मिल जाएंगे? 70 लाख। आए होंगे काम की तलाश में, वहाँ धीरे धीरे फिर रहने लग गए होंगे। तो आज के टाइम में हमें आसाम में बहुत सारे आदिवासी, लगभग कितने? 70 लाख देखने को मिलते हैं। The story of this migration is full of extreme hardship, torture, heartbreak and death. अब ये जो स्टोरी है, स्टोरी मतलब ये अगर देखा जाए ना तो ये जो कहानी बनी चीज़ें कि माइग्रेट करा तो भाई सब ठीक चल रहा है, अब चलो कम से कम थोड़ी बहुत कमाई हो जाएगी, तो नहीं, बहुत कुछ इसके पीछे उनको सहना पड़ा। हार्डशिप, टॉर्चर, हार्ट ब्रेक और डेथ। मतलब इतना ज़्यादा टॉर्चर, एक्सप्लॉयटेशन,
कम तनख्वाह मिल रही है, इनको घर नहीं जाने दिया जा रहा, भाई डेथ हो जा रही है, तो ये सब क्या करें, पता है हो रहा है पर कमाना भी है, सहना पड़ता था। For example, in the 19th century, alone 5 lakh Adivasis had perished in these migrations. The song below captures the hope of the migrants and the reality they faced in Assam. अभी हम एक पोएम देखेंगे तो पोएम में हमें समझ में आएगा कि भाई कैसे कैसे इनको, इनकी मतलब बेसिकली दुख, अगर पोएम हम पढ़ेंगे ना तो उसमें इनका दुख दिखेगा कि कितना सह रहे हैं, क्या इन्हें बर्दाश्त करना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा उनको सफ़र करना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन और हैरेसमेंट। तो बोल रहे हैं अलोन लगभग 5 लाख मतलब 5 लाख जो आदिवासीज हैं जो माइग्रेट होकर आए थे 19th सेंचुरी में, कितने हो गए थे, क्या हो गए थे, हैड पेरिश्ड इन दीज माइग्रेशंस, मतलब वही बर्बाद से हो गए थे। क्लियर हुआ, मतलब परेशान हो गए, देखा ना यहाँ पे डेथ हो रही है, हार्ट ब्रेक हो रहा है या टॉर्चर हो रहा है, तो इतना ज़्यादा होना पड़ा। क्लियर हुआ, पोएम को देख के हम क्या करेंगे, समझेंगे। Come Minnie, let's go to Assam. Our country has so much suffering. The country of Assam, oh Minnie, has tea gardens full of greenery. The Sardar says work, work. The Babu says catch and bring them in. The Sahib says I'll take off the skin of your back. Hey Jaduram, you deceived us by sending us to the Assam. सोर्स लिया है झारखंड मूवमेंट, एथनिसिटी एंड कल्चर ऑफ साइलेंस। अब ये मतलब इसको पूरा पढ़ के बताएं तो बेसिकली हम सौरव दिखा रहे हैं ना, दुख दिखा रहे हैं कि ओ मिनी चलो हम आसाम चलते हैं, वहाँ पे ग्रीनरी है, क्या है वहाँ पे ग्रीनरी है, टी गार्डन्स हैं। अब वहाँ जाओ तो सरदार कहता है, जो मई मालिक है सरदार है, वो कहता है काम करो नहीं तो खाल उधेड़ दी जाएगी। हे भगवान, हमें मतलब ये जादूराम हमें कौन सी जगह पे यहाँ पे ले आए हो जहाँ पे हमारी ज़िंदगी लगभग बर्बादी है। क्लियर हुआ, मतलब इस तरीके से बताना चाह रहे हैं, अपनी परेशानी दिखा रहे हैं। क्लियर, चलो। Forest lands have been cleared for timber and to get land for agriculture and industry. जो फॉरेस्ट लैंड है उनको क्या करा गया, क्लियर करा गया, किसके लिए, टिम्बर के लिए। टिम्बर सुना होगा ना, टिम्बर की लकड़ी, उसके लिए। और लैंड किसके लिए खाली करा गया, जैसे एग्रीकल्चर पर्पस या इंडस्ट्री, भाई वहाँ पे एग्रीकल्चर करेंगे या इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। Adivasis have also lived in areas that are rich in minerals and other natural resources. आदिवासीज ऐसे ऐसे एरियाज में भी रहे जहाँ पे हमें मिनरल्स मिलते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज मिलती, मतलब उनका घर ऐसी ही जगहों पे था, ऐसे ही जगहों पे उनका घर था जहाँ मेटल्स मिल रहे हैं, फॉरेस्ट हैं, मिनरल्स हैं, पानी है, बढ़िया नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिनको भाई जहाँ पे अगर इंडस्ट्री सेटअप हो जाए, माइनिंग कंस्ट्रक्शन काम हो जाए तो बड़ा फायदा है। तो इसीलिए भी इनको खाली कर मतलब इनको हटवा दिया जाता था, जो कि गलत है। These are taken over for mining and other large industrial products. ये किस लिए ले लिए जाते थे, माइनिंग के लिए, खुदाई वगैरह करने के लिए या कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए। Powerful forces have often colluded to take over tribal land. पावरफुल फोर्सेस जो भाई जिनके पास अच्छी अथॉरिटी थी, दम थी, वो क्या करती थी, इन लोगों से मतलब मिल के क्या करती थी, ये ट्राइबल लैंड इनसे छीन लेती थी। मतलब कुछ भी डरा धमका के, जैसे दादू का देखा था हमने कि भाई साइन करवा रहे हैं, डरा धमका रहे हैं, नहीं मान रहे तो मार पिटाई कर रहे हैं, छोड़ना पड़ जा रहा है लैंड, और जरा सा पैसा देके, जॉब का दादा देके उनसे उनकी जमीन छीन ली, पुश्तनी जमीन छीन ली। Much of the time the land is taken away forcefully and procedures are not followed. कई बार जब ऐसा होता था कि धोखाधड़ी, बेसिकली मतलब जो कहा जाता था वो होता नहीं था, प्रॉपर एक तरीका होता है, नहीं एकदम से खदेड़ दिया जाता था। क्लियर हुआ, तो मच ऑफ टाइम द लैंड इज टेकन अवे फोर्सफुली, ज़्यादातर यही होता था कि लैंड को फोर्सफुली, ज़बरदस्ती, डरा धमका के छीन लिया जाता था। अब ये क्या है ज़रा देखते हैं। दिस इज अ फोटो ऑफ नियामगिरी हिल लोकेटेड इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। ये नियामगिरी हिल है, ठीक है, कहाँ लोकेटेड है, This is a photo of Niyamgiri Hill located in Kalahandi district of Odisha. This area is inhabited by Dongariya Kond and Adivasi community. इस एरिया को कौन इनहेबिट करता है, कौन रहता है यहाँ पे नियामगिरी पर्वत पे, हिल पे, उड़ीसा में है जो डोंगरिया कौंड, ये एक ट्राइब है। नियामगिरी इज द सेक्रेड माउंटेन ऑफ दिस कम्युनिटी। इस कम्युनिटी के लिए नियामगिरी क्या है, सेक्रेड माउंटेन है, मतलब एक पवित्र तरीके का, मतलब माउंटेन ऐसे मानते होंगे कि पर्वत भाई पवित्र है हमारे लिए। हमने देखा था ना कि पर्वत की पूजा, रिवर की पूजा, बहुत से अलग अलग ये चीज़ें करते हैं। नियामगिरी सेक्रेड माउंटेन ऑफ दिस कम्युनिटी, भाई डोंगरिया कोंड है, इसके लिए क्या सेक्रेड माउंटेन माना जाता था। A major aluminium company is planning to set up a mine and a refinery here which will displace this Adivasi community. अब क्या हुआ, जो एल्यूमिनियम कंपनी है वो क्या चाह रही है, प्लानिंग कर रही है, वो प्लान कर रही है और देख रही कि भाई यहाँ पे क्या करें, हम माइन सेटअप करें और रिफाइनरी, और इन जो आदिवासी कम्युनिटी ना इनको हटाना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा।
they have strongly resisted this proposed development and have been joined by environmentalists as well. A case against the company is also pending in the Supreme Court. मतलब इन्होंने क्या करा, इसको रेजिस्ट करा, मतलब इसके अगेंस्ट बोले कि नहीं नहीं हम अपना लैंड क्यों दें, आपको अपने फायदे के लिए हम अपना भाई अपनी ज़मीन क्यों दें, तो उन्होंने कोर्ट वोट केस करा भाई, जिसका केस जो है अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। क्लियर हुआ। इनके साथ कौन ज्वाइन हुए थे भाई, जो पर्यावरण अधिकारी होते हैं, जो पर्यावरण से जुड़े हुए काम करते हैं, जो उसके लिए होते हैं डिपार्टमेंट में, तो इन्वायरमेंटलिस्ट। ठीक है, ये देखो पर्वत दिख रहा है, कैसी हालत कर रखी है। क्लियर हुआ, आया समझ में। चलो, तो ऐसे ही भाई कोशिशें की जाती है छीनने के लिए। According to official figures, more than 50% of person displaced due to mines and mining project are tribals. अगर ऑफिशियल फिगर मतलब ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो क्या कह रहे हैं कि लगभग 50% से ज़्यादा, मोर देन 50% जो लोग हैं डिस्प्लेस हुए हैं माइन और माइन प्रोजेक्ट के थ्रू, वो ट्राइबल्स हैं। डिस्प्लेस हो जाना मतलब उनकी जगहों से, उनके लैंड या उनके घरों से उनको हटा देना, हटवा देना, उनको छोड़ के जाना पड़ना। क्यों? क्या वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा भाई, मॉल बनेगा, जो भी चीज़ें हैं। जैसे मेरा घर है, अब ऑर्डर दे दिया कि यहाँ से हटो, निकलो, यहाँ पे तुम नहीं रह सकते, घर खाली करो। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे भाई अब एक्सट्रैक्शन करेंगे, माइनिंग करेंगे। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट, घरों से हटवा देना। Another recent survey report by organization working among Adivasis shows that 79% of the persons displaced from the states of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Odisha and Jharkhand are tribals. एक और recent survey है, वो क्या कह रहे हैं कि जो आदिवासीज है 79% जो है डिस्प्लेस करे गए स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ट्राइबल्स। मतलब 79% जिन लोगों को हटाया गया, डिस्प्लेस किया गया, वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश से हैं। कौन थे? वो ट्राइबल पीपल ही थे। Huge tracts of their land have also gone under the waters of hundreds of dams that have been built in independent India. बहुत से भाई लैंड्स ऐसे ऐसी चीज़ें इनसे छीनी गई, ली गई, जहाँ पे क्या डैम वगैरह बनाए गए, डैम कंस्ट्रक्ट करे गए, ताकि भाई यहाँ पे जो वाटर वाला एरिया तो डैम बना दो। बहुत सी चीज़ें इनसे क्या करी गई, छीनी गई। क्लियर हुआ, आया समझ में। कब? वो भी इंडिपेंडेंट इंडिया, जब भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद की बात है। मतलब कंडीशन बद से बदतर इनकी है। In the northeast, their lands remain highly militarized. अगर नॉर्थ ईस्ट एरिया की बात करें तो इनके एरिया में लैंड क्या था? हाईली मिलिटराइज, मतलब आर्मी फोर्स जहाँ प्रेजेंट हो। As per the data provided by the Wildlife Institute of India, November 2023, India has 106 national parks covering 44,402.9 square kilometer and 573 wildlife sanctuaries covering 1,23,762.56 square kilometer. ये क्या कह रहे हैं? एक डेटा प्रोवाइडेड है जिसमें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उन्होंने डेटा दिया है, नवंबर 2023 का है, कि इंडिया में जो 106 नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क आपको पता है ना, जहाँ पे हमें टाइगर वगैरह घूमते हुए दिखते, बढ़िया जानवरों के लिए बढ़िया, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, सब एनिमल्स के, सारी चीज़ें जो रहती हैं। ये एरिया जो इतना एरिया कवर किया है 44 वाले जो मैं पढ़ रही हूँ, और दूसरा कितने हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 573 है। कितना एरिया कवर कर रही है? 1,23,762.56 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये एरिया हम क्यों देख रहे हैं? देखो, These are areas where tribals originally lived but were evicted from. मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं इतने एरिया के बारे में? हमें क्या करना, कितने भी नेशनल पार्क हो या भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, उनका कितना भी एरिया हो स्क्वायर किलोमीटर, हमें क्या? हमें मतलब ये है कि हमें पता चले कि कैसे ये जो एरियाज है ना, जहाँ पे आज हम भाई बोलते हैं कि नेशनल पार्क है, चलो वो भी ज़रूरी है, छीना किससे गया? ओरिजिनली ये पहले आदिवासी का ही था, इनके घर थे, ये इनसे छीने गए, इनको वहाँ से खदेड़ा गया, भगा दिया गया, हटा दिया गया, एविक्ट कर दिया गया। तो आप सोचिए कितना गलत हुआ। When they continue to stay in these forests, they are termed encroachers. अब जब वो कंटिन्यूसली भाई इन फॉरेस्ट में रहने लग गए, मतलब रुके नहीं कि भाई हम यहाँ रहेंगे, अब अपने ही घर से अगर हटा दिया जाए और फिर आप बोलो कि नहीं हम तो यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे, और आपको बोले कि नहीं नहीं अब हमारा हो गया है, मतलब ज़बरदस्ती उन्होंने हथिया लिया, तो आपको क्या बोल रहे हैं भाई? एनक्रोचर्स, मतलब आप ज़बरदस्ती घुसपैठ, आप हमारे घर में घुसे हुए हो। क्लियर हुआ? तो अगर ये कंटिन्यूसली उस फॉरेस्ट में रहते रहे, हटे नहीं इन चीज़ों के कारण, तो इनको एनक्रोचर्स नाम दे दिया गया। क्या कहा भाई? आप एनक्रोचर्स हो, मतलब जबरदस्ती आप घुसे हुए, घुसपैठ बेसिकली। आदिवासी यूज अराउंड 10,000 प्लांट स्पीशीज, अप्रोक्सीमेटली 8,000 स्पीशीज आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस। आदिवासी क्या करते हैं? यूज करते हैं 10,000
जो है प्लांट स्पीशीज, लगभग 10,000 प्लांट स्पीशीज आदिवासीज यूज करते समझो, जिसमें से 8,000 स्पीशीज आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। उसमें से भी 8,000 जो स्पीशीज रहेगी प्लांट्स की अलग अलग, वो भाई जड़ी बूटी मेडिसिनल पर्पस के लिए काम आती है, इलाज करने के लिए। 325 आर यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स, 425 एज गम्स, रेजिन्स एंड डाइज, 550 एज फाइबर्स एंड 3500 आर एडिबल। मतलब क्या बोल रहे हैं कि इतने अलग अलग पर्पस से काम आ रही है। पेस्टिसाइड हो गई, गम्स हो गई, रेजिन्स हो गई, डाई के लिए काम आ गई, फाइबर और एडिबल है सब। क्लियर हुआ? This entire knowledge system gets wiped out when Adivasis lost their rights over forest lands. ये जो भी नॉलेज था कि कौन सी क्या है, किस किस को किस चीज़ के लिए यूज़ करना है, ये सारा नॉलेज आदिवासीज को था। लेकिन जब उनको उनकी जगह से ही हटा दिया गया तो नॉलेज भी सब उन्हीं के साथ चला गया, मतलब बर्बाद हो गया, उन्हीं के साथ रह गया, क्योंकि उनको पता था ना ये नॉलेज, ये चीज़ों के बारे में उनको पता था, तो ये सारी चीज़ उनके साथ ही चली गई बेसिकली। क्लियर हुआ? आया समझ में? चलो, losing their lands and access to the forest means that tribals lose their main source of livelihood and food. अगर जब उनसे उनका लैंड ज़मीन छीन ली गई, उनसे भाई फॉरेस्ट का एक्सेस ही छीन लिया गया, तो लाइवलीहुड कैसे चलेगी? तो लाइवलीहुड भी उनकी या सोर्स ऑफ इनकम भी बेसिकली सब चली गई। लाइवलीहुड और खाना पीना, फूड सब चला गया। भाई वहाँ एग्रीकल्चर करते थे, हंटिंग गैदरिंग करते थे, फ्रूट्स वगैरह कलेक्ट करते थे, मेडिसिन वगैरह कलेक्ट करते थे, तो सब तो उनसे क्या करा गया? छीन लिया गया। क्लियर हुआ? Having gradually lost access to their traditional homelands, many Adivasis have migrated to cities in search of work where they are employed for very low wages in local industries or at building or construction sites. अब क्या बोल रहे हैं? धीरे धीरे जैसे ग्रेजुअली इन्होंने धीरे धीरे अपना एक्सेस जैसे जैसे लूज करने लगे, इनसे एक्सेस छीना गया, many Adivasis have migrated to cities. अब भाई जब आप क्या करते हैं, जब आपसे ज़बरदस्ती घर छीन लिया जाए, कुछ भी आपसे चीज़ छीन लिया जाए, कुछ भी, पर आपको पता है आप कुछ नहीं कर सकते, इनके सामने आपकी पावर कुछ भी नहीं है, आप क्या करोगे? आप दूसरी जगह शिफ्ट करोगे ना। आप क्या करोगे? ठीक है, अब कुछ हो तो सकता नहीं है, अब कोई मतलब नहीं दूसरी जगह, तो ऐसे ही शिफ्ट करना पड़ेगा। इन सर्च ऑफ वर्क वेयर दे आर एम्प्लॉयड फॉर वेरी लो वेजेस। अब इनसे जब इनका घर छीन लिया गया, लैंड फॉरेस्ट छीन लिया गया, इनकी लाइवलीहुड छीन ली गई, तो जीना है, 2 वक्त की रोटी कमानी है, तो इनको मजबूरी में भाई शहरों में जाकर काम करना पड़ा, लोकल इंडस्ट्रीज में, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन साइट्स में जाके इन्हें काम करना पड़ा, जहाँ पे इन्हें वेजेस यानी पैसा भी बहुत कम मिलता था। They thus get caught in a cycle of poverty and deprivation. इसी के कारण भाई उन किस में आ गए? वो डिप्राइवेशन में और गरीबी में, मतलब बहुत ज़्यादा हालत बद से बदतर हो गई और गरीब से गरीब होते गए। ठीक है, हो गई ना। अब दूसरी जगह जा रहे हो, शहर वैसे ही इतना महंगा है, ठीक है, और काम जहाँ कर रहे हैं वहाँ वैसे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है, मजबूरी में कर भी रहे हैं जैसे, तनख्वाह भी बहुत कम मिल रही है और शहर कितना महंगा, तो गरीबी में जीने लग गए थे, गरीबी आ गई थी, बहुत ज़्यादा हालत बेकार हो गए थे। क्लियर? चलो, 45% of tribal groups in rural areas and 35% in urban areas live below the poverty line. रूरल एरियाज की बात करें ट्राइबल पीपल की, तो कितने? 45% जो रूरल एरियाज में और 35% जो है अर्बन एरियाज में, वो किस में है? बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी यानी भूखमरी, भाई गरीबी, बहुत ज़्यादा गरीबी, तो एक लाइन होती है, एक रेखा होती है कि भाई अगर आप, एक जस्ट मैं रेफरेंस के तौर पे बता रही हूँ, एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, ऐसे ही कि जैसे फॉर एग्जांपल कहा है कि 4,000 जिसके घर में तनख्वाह नहीं है, यानी वो बेचारे बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी वो बहुत गरीब हैं। ठीक है, तो ऐसे ही भाई इनकी एक लाइन होगी, उससे कम है इनकी तनख्वाह, उनकी इनकम कम है, दैट मीन्स ये किस में आते? बिलो पॉवर्टी लाइन में आते। तो दिस लीड्स टू डिप्राइवेशन इन अदर एरियाज। अब इनके कारण क्या होगा? अगर इनकम ही नहीं होगी तो इसके कारण अदर एरियाज में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। कैसे? अगर घर में पैसा नहीं आएगा तो खाना क्या खाओगे? एक दिन खा लोगे, दूसरे दिन का हिसाब नहीं, ऐसे तीसरे दिन भी भूखे, चौथे दिन भी भूखे, तो क्या हो सकते हैं? माल नरिश हो सकते हो आप, तो कुपोषण का शिकार हो सकते हो। एजुकेशन नहीं होगी, सोशल स्टेटस सब कम हो जाएगा। जब पैसा ही नहीं होगा तो धीरे धीरे हर चीज़ कम होती है ना। हम बोलते हैं ना, अरे उनके पास पैसा है तो बहुत एजुकेटेड है, बच्चों को खूब एजुकेशन दी है, खूब खर्चा करते हैं, उनका स्टेटस हाई है, खूब अच्छा अच्छा खाते हैं, बढ़िया मोटे मोटे हो रखे हैं, ऐसा बोलते हैं ना।
तो दिस लीड्स टू डिप्राइवेशन इन अदर एरियाज। तो अगर सोर्स ऑफ इनकम ही कम है तो अदर एरियाज में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैनी ट्राइबल चिल्ड्रन आर माल नरिश्ड, लिटरेसी रेट्स अमंग ट्राइबल्स आर ऑल्सो वेरी लो। तो जो भाई ट्राइबल चिल्ड्रन होते हैं, जो भाई आदिवासी बच्चे होते हैं, जब पता है कि इतनी तनख्वाह हो ही नहीं पा रही तो क्या होगा, खाना कैसे मिलेगा, खाना ही नहीं खा पाएंगे तो बच्चे कैसे, बहुत सारे जो है माल नरिश्ड है। माल नरिश्ड मतलब कुपोषण है, कुपोषण का शिकार है, मतलब जैसे देखते हैं ना बिल्कुल ही बहुत ही पतले, बिल्कुल पूरी बोन्स उनकी विजिबल होती है स्किन से, बहुत ही कमजोर होंगे ही, खाने को ही नहीं मिलेगा। हम जरा एक टाइम का नहीं खाते तो मम्मी भूख, ओह कैसा लग रहा है, मैं तो बेहोशी हो जाऊंगी, चक्कर आ जाएंगे, ऐसा लगता है। लिटरेसी रेट भी लो होगी। अरे जब खाने को पैसा ही नहीं है इतना कि एक वक्त का खाना खा ले तो पढ़ाने क्या भेजेंगे, तो लिटरेसी रेट भी कुछ नहीं है, लो है, बहुत कम है। When Adivasis are displaced from their lands, they lose much more than a source of income. अब जब आदिवासी से उनका लैंड, उनका फॉरेस्ट सब छीना जाता है तो भाई सिर्फ बात पैसों की नहीं है, बहुत सी चीज़ें भी हैं जो इम्पैक्ट पड़ता है जिन चीज़ों में। जैसे कि हमने देखा कि लिटरेसी रेट कम है, हम देख रहे हैं जो माल नरिश्ड हैं, तो अदर एरियाज में भी इम्पैक्ट पड़ा ना। They lose their traditions and custom, a way of living and being. वो अपने कस्टम्स और ट्रेडिशंस भी उनको छोड़ने पड़ते हैं। भाई जो आराम से जो फ्रीडम के साथ वो जो अपने एरिया में कि भाई हमारे लोग हैं, हमारा एरिया है, सब हमारे ही लोग हैं, तो वहाँ पे अपने कस्टम, अपने ट्रेडिशंस बना रहे हैं, सब खुशहाल जीवन जी रहे हैं। अब उनको शहरों में माइग्रेट होना पड़ा या ऐसी जगहों में माइग्रेट होना पड़ा जहाँ पे वो खुल के अपनी चीज़ें ही नहीं कर पा रहे, धीरे धीरे सब भाई जा रही हैं। तो क्या होगा, सब चीज़ें छिन रही, मतलब हम ऐसा नहीं करें कि सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम ही छिन रही, बहुत सी चीज़ों पे असर पड़ रहा है। दे टुक आवर फार्मिंग लैंड, उन्होंने क्या करा भाई, हमारा फार्मिंग लैंड ले लिया। देखते हैं आगे क्या है। दे लेफ्ट सम हाउसेस, उन्होंने कुछ घर छोड़ दिए। दे टुक द क्रेमेशन ग्राउंड, टेम्पल एंड वेल एंड पॉन्ड, मतलब उन्होंने सब चीज़ें छीन ली। हमारा मतलब कब्रिस्तान, हमारा टेम्पल, हमारे क्या ग्राउंड, हमारा क्या पॉन्ड, तालाब वगैरह, हर चीज़, कुएं सब छीन लिए। हाउ विल वी सर्वाइव, हम भाई फिर सर्वाइव कैसे करेंगे जब कुछ भी नहीं छोड़ा, हमारा मंदिर वगैरह सब हमसे ले लिया गया, हम सर्वाइव कैसे करेंगे। हमसे हमारा लैंड छीन लिया गया, जहाँ पे हम फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, जिससे हम कमाते हैं, वो छीन लिया गया, तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे। Says गोविंद मारन, who was displaced due to a refinery project in Odisha. ये कौन कह रहे हैं, गोविंद मारन है, जिनको डिस्प्लेस किया गया, कहाँ से, रिफाइनरी प्रोजेक्ट जो हो रहा था उड़ीसा में, मतलब इनके एरिया में रिफाइनरी प्रोजेक्ट हो रहा होगा तो बस हटवा दिया इनको एरिया से, तो इनको घर छोड़ना पड़ा। तो वही कह रहे हैं ना कि सब कुछ ले लिया, कुछ भी क्यों छोड़ेंगे, सब लैंड खाली करेंगे, ठीक है। तो बता रहे हैं कि कितना कैसे हमें डिस्प्लेस किया गया, मतलब इनके घरों से इनको हटा दिया। As you have read, there exists an interconnectedness between the economic and social dimensions of tribal life. Destruction in one sphere naturally impacts the other. Often this process of dispossession and displacement can be painful and violent. कह रहे हैं कि इस चीज़ को देख के समझ में आया कि कैसे इकोनॉमिक और सोशल डायमेंशंस ट्राइबल लाइफ के इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर जहाँ इकोनॉमी गिरी, जहाँ पे पैसा कम हुआ, भाई आपका लिटरेसी, आपके कस्टम, ट्रेडिशंस और भी चीज़ें सब कम हो जाएंगी, खत्म होने, मतलब कम हो जाएगी बेसिकली। सब कुछ छीन लेंगे तो हर चीज़ तो चली जाएगी, आपके अपने लोग, ठीक है। इसलिए डिस्ट्रक्शन अगर एक स्फेयर में होगा तो दूसरे स्फेयर में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे अभी हमने इस तरीकों को देखा ना कि अगर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो लिटरेसी रेट कम है, आप माल नरिश्ड हो रहे हो, बच्चे भाई भूखे मर रहे हैं, तो क्या है, अदर स्फेयर में भी, स्फेयर ऑफ लाइफ में भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। Often this process of dispossession and displacement can be painful and violent. इसीलिए जो प्रोसेस है किसकी, डिस्पोजेशन की और डिस्प्लेसमेंट की, क्या हो सकती है, कैसी रहती है, बहुत ज़्यादा पेनफुल और वायलेंट। पेनफुल तो होगी ना, जब सब कुछ छीन रहे हैं तो बुरा नहीं लगेगा, दुख नहीं होगा। ज़रा सा हमसे कोई खिलौना छीन ले हमारा, ज़रा सा आपसे कोई आपकी वॉच छीन ले घुमा दे तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो इनसे तो घर छीन रहे हैं, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड छीन रहे हैं, तो भाई क्या होगा, बुरा तो लगेगा। तो क्या है भाई, इसी के साथ हमारे इस चैप्टर का पार्ट 1, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का पार्ट 1 एंड होता है। पार्ट 1 भी बड़ा था, क्यों, क्योंकि चैप्टर ही बड़ा है और इसको अच्छे से समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। पार्ट 2 हम करेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में, तो उसके लिए रेडी रहिएगा, वरना आधा पढ़ा और आधा भूल गए, कोई मतलब नहीं है। तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपडेट ज़रूर कर दीजिएगा अपने क्लासमेट्स को, और ये वाली लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अगर अभी तक भी नहीं की हो। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है,
ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल हैं। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।